लियाओ काई को घर से एक फ़ोन आया और वह लाइन के दूसरी तरफ से आए अनुरोध से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वे चाहते थे कि वह वापस आ जाए, जो कि सामान्य बात थी। वे संभवतः ये पूछने वाले थे कि क्या उसे लियाओ जुवान के लिए कोई उपयुक्त लड़का मिल गया है। लेकिन झाओ वेनजिन को साथ लाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? निश्चित रूप से कोई समस्या थी। उसने उस संभावना के बारे में सोचा जिसका उल्लेख उसकी पत्नी ने पहले किया था। ये वास्तव में उसे एक कठिन स्थिति में डाल रहा था। वह अपनी पत्नी को घर लाने और इस तथ्य के बीच फंसा हुआ था कि उसे अपना निर्णय स्वयं लेना था। अपने आसपास के पुरुष सहकर्मियों को देखकर ऐसा लगता है कि वे निर्णायक तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम उनमें से हर कोई अपनी राय को दबा नहीं सकता। एक इंसान होने के नाते उसे सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपने भाइयों को निराश कर रहा है। लियाओ काई ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी पत्नी को इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में सूचित नहीं कर सकता था। आशंका के साथ उन्होंने झाओ वेनजिन को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया, जिन्होंने फ़ोन आने पर पता लगाया कि झांग झाओदी ने उनसे काम के बाद आने का अनुरोध किया था। जाओ या मत जाओ, झाओ वेनजिन ने एक पल सोचा और जल्दी से निर्णय लिया, जाओ। जल्द ही उसे यह एहसास हो गया, मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं ला रहा हूँ। झाओ वेनजिन, अपनी माँ को एक संदेश भेजो। मुझे रात के खाने के लिए वापस जाना होगा, वरना मेरी बेटी घर पर क्या खाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि लियाओ परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या उसे भोजन के लिए लियाओ परिवार से लड़ना था? भूल जाओ, घर पर इतना अच्छा खाना मिलता है तो क्यों न वहीं खा लिया जाए। लियाओ काई को केवल झाओ वेनजिन को सूचित करना याद था। सहमत हो या न हो, वह अपने परिवार को वापस कैसे बुला सकता था? ये जानते हुए कि झाओ वेनजिन जा रहा है, वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने रात के खाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अपनी पत्नी की बातें सुनकर उन्होंने तुरंत कहा कि वह रात का खाना बनाने के लिए वापस जाएंगे। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, युवा पहले के विपरीत प्रगति कर रहे हैं। जब भी लियाओ परिवार से कोई फ़ोन आता था तो कोई न कोई व्यक्ति सबसे पहले जल्दी से वापस चला जाता था, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो। जहाँ तक घरेलू मामलों का सवाल है, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब कम से कम सतही तौर पर निकटतम परिवार को प्राथमिकता दी गई। शायद एक और संभावना थी, लियाओ काई स्वयं रात्रि भोजन के लिए वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहां भोजन की गुणवत्ता असाधारण रूप से खराब थी। अपना निर्णय लेने के बाद लियाओ काई ने लियाओ जुवान को फ़ोन करने के लिए फिर से फ़ोन उठाया। लियाओ जुवान ने जब सुना कि झांग झाओदी ने लियाओ काई और उसकी पत्नी को आज शाम काम के बाद आने के लिए कहा है, तो उसे तुरंत ही बेहतर महसूस हुआ तथा उसका पहले का उदास मूड दूर हो गया। उनका मानना था कि लियाओ काई द्वारा झाओ वेनजिन को घर लाने का मतलब विवाह संबंधी मामलों पर चर्चा करना होगा। झांग झाओदी के कई दिनों के अनुनय विनय के बाद लियाओ जुवान को भी यह एहसास हो गया कि कॉलेज में पढ़े लिखे, योग्य, होनहार, संपन्न परिवार से आए बड़े घर वाले स्थानीय व्यक्ति की तलाश करना तो दूर की बात है। लियाओ जुवान अब बसने के लिए तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कॉलेज ग्रेजुएट था या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास घर था या नहीं। आदर्श रूप से वह झाओ वेनजिन की तरह होगा, जो अपने स्वयं के पृथक सहयुवान वाला एकमात्र बच्चा है। जहां तक नौकरी, शिक्षा, रूप रंग आदि की बात है, तो लियाओ जुवान ने पहले ही कोई मांग करना छोड़ दिया था। उसकी नज़र में उसने अपनी अपेक्षाएं कम कर ली थीं, लेकिन रिश्ता तय करने वालों के लिए भावी पति के लिए ये आर्थिक आवश्यकताएं असाधारण रूप से अधिक थीं। केवल बच्चे ही उपलब्ध थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं। कुछ के पास अपने अलग सहयुवान थे, लेकिन फिर भी वे बहुत कम थे। समस्या ये थी कि इन दोनों स्थितियों को मिलाने से कठिनाई काफ़ी बढ़ गई। रिश्ता तय करने वाले चाहते थे कि अगर ऐसे योग्य पुरुष उपलब्ध हों तो वे अपने बच्चों से उनका परिचय करा सकें। ये कहावत थी कि धन को अपने ही परिवार में रखना। दुर्भाग्य से उन्हें ऐसे अवसर कम ही मिलते थे, और यदि ऐसा हुआ भी तो भावी बहू के लिए आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। कम से कम लियाओ जुवान जैसी तलाकशुदा महिला जैसी प्रतिष्ठा वाली लड़की से शादी का सवाल ही नहीं उठता। भले ही वह ये साबित कर दे कि उसकी कभी शादी नहीं हुई थी, फिर भी ये तथ्य कि वह एक पुरुष के साथ रह चुकी थी ऐसी बात थी जिसे लोग जान सकते थे, और इससे उन्हें असहजता क्यों न होगी। मैचमेकरों ने झांग झाओदी और उनकी बेटी को मनाने की कोशिश की थी। यदि वे विवाह संबंधी कार्य में सफल होना चाहते थे तो उन्हें वास्तव में इतने ऊंचे मानक निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी। कठिनाई वास्तव में बहुत बड़ी थी, लेकिन ईमानदार और स्पष्टवादी मैचमेकर को झांग झाओदी द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई, जिन्होंने उस पर अयोग्य होने और वांछित कुंवारे लोगों तक पहुंचना होने का आरोप लगाया। झांग झाओदी द्वारा इस तरह से स्थिति को बदलने के व्यवहार ने एक बार फिर मैचमेकर को क्रोधित कर दिया, जिसने लियाओ जुवान के पति के लिए मांगलिक मानदंडों को हर जगह प्रचारित करने में कोई कमी नहीं की थी। हालांकि कुछ परिवारों का मानना था कि लियाओ जुवान काफ़ी सभ्य थी, एक कॉलेज ग्रेजुएट थी और उसका परिवार काफ़ी समृद्ध था और वे उसे और अधिक जानना चाहते थे, लेकिन
पति चुनने के लिए उसके कड़े मानदंडों को सुनकर वे पूरी तरह से निराश हो गए। यदि वे उसके मानदंडों पर खरे नहीं उतरते थे तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी, बेहतर था कि अधिक उपयुक्त लड़की ढूंढी जाए। विशेष रूप से नए साल पर बड़ों और अपनी भाभी के साथ लियाओ जुवान की बड़ी बहस के फैलने के बाद उसने प्रभावी रूप से सभी को और भी अधिक हतोत्साहित कर दिया था। हर कोई चिंतित था कि ऐसी झगड़ालू दुल्हन को घर लाने से घर में केवल निरंतर अशांति ही फैलेगी, वस्तुतः ऐसा घर जिसमें कभी शांति नहीं रहेगी। और इस प्रकार वे सभी विभिन्न मैच जिनकी लियाओ जुबान जांच कर रही थी और जिनसे असंतुष्ट थी, अब समाप्त हो गए थे, जिससे वह एक बार फिर काफ़ी दुखी हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे सहारा देने के लिए किसी का न होना वास्तव में कम चिंताजनक था। अब वह उम्मीद कर रही थी कि झाओ वेंजिन उसे एक प्रेमी खोजने में मदद करेगा, यह महसूस करते हुए कि झाओ वेंजिन के घर के आसपास के पड़ोसी अच्छे थे और वहाँ कई परिवार काफ़ी सभ्य थे। उसे सचमुच इस बात का अफसोस था कि वह झाओ वेंजिन के करीब नहीं जा सकी और उसने पहले फैंग लिली के उकसावे का विरोध नहीं किया। शायद अब तक झाओ वेंजिन ने उसे एक उच्च गुणवत्ता वाले प्रेमी से मिलवा दिया होगा। जब लियाओ जुवान घर लौटी तो उसने बताया कि लियाओ काय और उसकी पत्नी बाद में आएंगे। झांग झाओदी को जब पता चला कि लियाओ काय और उनकी पत्नी आने से पहले अच्छा खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो वे उदास हो गए। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, वे अधिकाधिक दिखावटी होते जा रहे हैं। अगर वे नहीं आते हैं तो क्या उन्हें चिंता है कि उन्हें खाना बनाना पड़ेगा? वे वास्तव में दिखावा कर रहे हैं, झांग झाओदी ने अप्रसन्न होकर कहा। उन्हें महसूस हो रहा था कि घर की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है। अतीत में फैंग लिली और लियाओ जुवान दोनों ही झांग झाओदी की झाओ वेंजिन की आलोचनाओं से सहज ही सहमत हो जाते थे, लेकिन अब फैंग लिली और लियाओ जुवान दोनों को एहसान की जरूरत थी और वे उसके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। क्या होगा अगर झाओ वेंजिन ने उनकी बातें सुन ली या किसी ने उनकी बातें तोड़ दी? तो क्या किसी की आलोचना करना तभी संतोषजनक होता है जब अन्य लोग भी इसमें सहयोग दें? इस समर्थन के बिना यह निरर्थक लगता है। खाना खाकर झाओ वेंजिन ने जल्दी से लियाओ जियायू से, जो अभी अभी लौटा था, बात की। मैं तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी दादी के घर जा रही हूँ। अगर कोई अजनबी दरवाजे पर दस्तक दे तो परेशान मत होना, झाओ वेंजिन ने जाने से पहले लगातार हिदायत दी। लियाओ जियायू ने सिर हिलाकर बताया कि वह समझ गई है। मुझे सचमुच लगता है कि हमारे परिवार के लिए एक कुत्ता पालना जरूरी है। झाओ वेंजिन ने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन अभी तक सही कुत्ता नहीं मिला था। कुत्ता पालने के पीछे उसका उद्देश्य बहुत विशिष्ट था, चोरी से सुरक्षा के लिए। यदि वह कोई सामान्य पालतू जानवर होता तो उसे उसमें कोई रुचि नहीं होती। हालांकि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुत्ते दुर्लभ थे और इस बारे में बहुत सोचने के बाद उसने महसूस किया कि अपने साथी शिष्यों से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। आखिरकार उनके व्यापक संपर्क थे और वे शायद इस चुनौतीपूर्ण कार्य को आसानी से पूरा कर सकते थे। एक कुत्ता पालो। लियाओ जियायू लंबे समय से अपने घर में एक कुत्ता पालने की इच्छा रखते थे और इस संभावना से वे बहुत रोमांचित थे। उत्साहित लियाओ जियायू को देखकर झाओ वेंजिन ने सोचा कि कुत्ता पालने की सबसे बड़ी परेशानी, यानी उसकी देखभाल करने वाला कोई, हल हो गई है। अब से सुबह शाम कुत्ते को घुमाने का काम तुम्हारा होगा। कुत्ते को पालने की सबसे बड़ी परेशानी उसे व्यायाम के लिए बाहर ले जाना था, जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। यदि संभव हो तो वह कुत्ते को घुमाने के लिए किसी को पैसे देना पसंद करेगी, लेकिन अब यदि वह कुत्ते को घुमाने के लिए किसी को पैसे देने को तैयार है तो यह अफवाह फैल सकती है कि वह बहुत अधिक धनवान मूर्ख है। इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त जेब खर्च मिलेगा, उसने अपनी बेटी से कहा, क्योंकि वह उसका ज्यादा शोषण नहीं करना चाहती थी। अतिरिक्त पॉकेट मनी के बारे में सुनकर लियाओ जियायू ने, हालांकि शुरू में विरोध करना चाहा, तुरंत अपने होंठ सील लिए। आखिर क्या पैसा लेना हमेशा सुखद नहीं होता? जब झाओ वेंजिन और उनके पति लियाओ परिवार के घर पहुंचे तो लियाओ डाकियांग और अन्य लोग पहले ही खाना खत्म कर चुके थे और बस उनका इंतजार कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए झाओ वेंजिन का पहला विचार था, क्या आपको लगता है कि आपके माता पिता इस बार किसी को डांटेंगे? यद्यपि लियाओ काई कभी कभी उनके पीठ पीछे बातें करता था, लेकिन उसे परिवार के सामने बुरा भला कहने की आदत नहीं थी। झाओ वेंजिन को डर नहीं था, अगर वे किसी को डांटने वाले हैं तो मैं तुरंत वहां से चला जाऊंगा। मुझे किसी के द्वारा असहज महसूस किए जाने की बात क्यों सहनी चाहिए? झाओ वेंजिन झांग झाओदी के चेहरे पर एक बार फिर से कुछ गहरे रंग आते देख संतुष्ट हो गया। घर में प्रवेश करने के बाद लियाओ काई ने सबसे पहले सभी का अभिवादन किया, जबकि झाओ वेंजिन अधिक सीधे थे। बड़ों को नमस्ते कहने के बाद उसने बाकी सभी को नमस्ते कहा। फिर झांग झाओदी और अन्य लोगों के बोलने का इंतजार किए बिना उसने एक जगह ढूंढी और बैठ गई। माँ और पिताजी, बहुत समय हो गया है, आप दोनों इतने बूढ़े कैसे हो गए? आपको अपना बेहतर ख्याल रखना होगा, वरना आप सचमुच बहुत बूढ़े दिखेंगे।
झाओ वेंजिन ने स्पष्ट रूप से कहा, आपको जो छोड़ना चाहिए उसे छोड़ देना चाहिए, बहुत अधिक चिंता करने से निश्चित रूप से उम्र बढ़ने लगती है। झांग झाओदी के पास वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ था और वह एक अच्छी बातचीत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही झाओ वेंजिन बैठी वह बस बोलती चली गई और उन्हें उकसाने लगी। झांग झाओदी ने असंतुष्ट होकर कहा, इसमें कोई मदद नहीं है, आप छुट्टी पर चले गए और घर पर बहुत कुछ हो गया। झाओ वेंजिन ने अपनी पतलून से कुछ धूल झाड़ते हुए कहा, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, इसलिए इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ, जो भी तुम्हें दुखी करता है उसे डांट दो। क्या यह ऐसा काम नहीं है जिसमें आप अच्छे हैं? लेकिन निर्दोष को इसमें मत घसीटिए। झाओ वेंजिन ने मासूमियत से झांग झाओदी को देखा। जरूर माँ, अगर तुम सचमुच डांटना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारी बकबक सुनने का समय नहीं है। ज़ियाओ यू अभी भी घर पर है। उसने अपना सिर घुमाकर लियाओ काई की ओर देखा, जब भी तुम्हारी माँ उस विषय पर फ़ोन करे तो मुझे फ़ोन मत करना। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक दो बार माँ कहा, तुम सचमुच सोचती हो कि तुम मेरी खून की माँ हो? तुम में हिम्मत है। हालांकि लियाओ काई को नहीं पता था कि उन्हें आने के लिए क्यों कहा गया था। उसने सोचा कि वह कम से कम उन पर एक एहसान कर रहा है, लेकिन जैसे ही वे बैठे उन्हें फटकार लगाई गई। मुझे पता है, अगली बार मैं आऊँगा। जो भी हो, मैं वापस आकर यह संदेश दे दूंगा। लियाओ काई के पास अपने माता पिता की डांट सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वह उन्हें अलग रखने का कोई और तरीका ढूंढ लेगा। झाओ वेंजिन ने सहमति में सिर हिलाया, ये काम करता है। आखिरकार आप मूल बात जानते हैं। इससे अधिक कुछ भी हो तो सीधे अस्वीकार कर दें और इसकी सूचना अपने घर पर दें। लियाओ काई सिर हिलाता रहा, मुझे पता है, मुझे पता है। लियाओ परिवार जानता था कि झाओ वेंजिन के सामने लियाओ काई की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिहीन होगा। हालांकि झांग झाओदी को अपने बेटे की ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वह उसे अपनी पत्नी द्वारा परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, लियाओ दाकियांग ने उसे रोक दिया और उसके कान में फुसफुसाया, महत्वपूर्ण बातों के बारे में सोचो। लियाओ जुन ने भी उन्हें असंतुष्ट नज़र से देखा, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लियाओ काई का जीवन इस समय कैसा चल रहा है। उनकी राय में उनके भाई लियाओ काई को यह नहीं पता था कि वह खुद की तुलना में कितना बेहतर था। कम से कम वह अच्छा खा सकता था और यात्रा कर सकता था। उसे पैसों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और उसका जीवन बहुत आरामदायक था। अब उन्हें बस यही उम्मीद थी कि आज का मामला आसानी से निपट जाएगा। ये देखकर कि दोनों पुरुष और उसका बेटा उसके पक्ष में नहीं थे, झांग झाओदी केवल असहाय होकर अपना मुंह बंद कर सकी। लियाओ दाकियांग ने हल्के से खांसते हुए कहा, मैंने आज तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया था। लियाओ जुवान को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी मुख्य मुद्दे पर पहुंच जाएंगे। सचमुच वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। उसने सोचा कि इस बारे में पहले बात करना और इसे खत्म करना अच्छा होगा। मुख्य मुद्दा आ गया था। वह बहुत चिंतित थी कि वे उस पर हमला कर देंगे, लेकिन यह इस तरह से बेहतर है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। ज़ियाओ बिन भी अब जवान नहीं रहा, तुम्हारे भाई और भाभी का वेतन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जबकि कंपनी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, वे सोच रहे हैं। जब लियाओ जुवान सुन रही थी तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह अचानक खड़ी हो गई। क्या आज की चर्चा मेरे बारे में कुछ नहीं होनी चाहिए थी? तुम मेरे बड़े भाई की समस्याओं के बारे में क्यों बात कर रहे हो? लियाओ जुवान को सचमुच समझ नहीं आया। लियाओ बिन बूढ़ा हो रहा है, लेकिन व्यावसायिक स्कूल छोड़ने के बाद कौन उसका आदर करेगा? लियाओ जुवान ने अब लियाओ बिन को देखा और सच में उसे किसी भी प्रकार का स्नेह महसूस नहीं हुआ। वह बता सकती थी कि एक बच्चा जो व्यावसायिक स्कूल से स्नातक भी नहीं हुआ है, उसका कोई आशाजनक भविष्य नहीं है। मैं तो पहले ही इतनी उम्र की हो गई हूँ, आप मेरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? लियाओ जुवान ने लियाओ दा की आंख को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं लियाओ बिन से कितना बेहतर हूँ। आप सभी जानते हैं कि वह एक निकम्मा इंसान है, फिर भी आप केवल उसकी परवाह करते हैं। पक्षपात, तुम सचमुच बहुत पक्षपाती हो। झाओ वेंजिन ने लियाओ दा की आंख की बातें सुनते हुए सोचा, मुझे मत बताना कि उन्होंने अभी भी अपने घर के लिए धन जुटाने हेतु मुझसे पैसे मांगने का विचार नहीं छोड़ा है। लेकिन इससे पहले कि वह खड़ी होकर विस्फोट कर पाती, लियाओ जुवान सबसे पहले विस्फोट करने वाला था। चूंकि कोई खड़ा हो गया था, झाओ वेंजिन निश्चित रूप से एक उदासीन दर्शक की तरह कार्य करता रहा तथा शांति से अपने परिवार के आंतरिक कलह को देखता रहा। फैंग लिली ने आज लियाओ जून को बार बार समझाया था कि वह कुछ न बोले, नहीं तो वह झाओ वेंजिन को फिर से परेशान कर देगी। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ, इससे पहले कि झाओ वेंजिन प्रतिक्रिया दे पाती, तलाकशुदा महिला लियाओ जुवान पहले ही भड़क उठी और मांग की कि पहले उसके मुद्दों को सुलझाया जाए और खुलेआम लियाओ बिन को ठग कहा तथा इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। फैंग लिली ने लियाओ जून के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं की। इस मामले की वजह से बूढ़े लोगों के साथ संघर्षों में कमी नहीं आई थी और निश्चित रूप से उसे भी दोषी ठहराया गया था।
फैंग लिली को पता था कि लियाओ बिन दिन भर आवारा लोगों के साथ घूमता रहता है और उसने पढ़ाई छोड़ दी है, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। हाल ही में वह लगातार इधर उधर पूछताछ कर रही थी कि उसे लियाओ बिन के लिए प्रशिक्षुता कहाँ मिल सकती है, इस उम्मीद में कि वह कुछ सीख सकेगा। जब उसे आशा की एक किरण दिखाई दी और उसने लियाओ बिन को इस बारे में बताया, तो उस भालू जैसे बच्चे ने इस पर विचार भी नहीं किया और सीधे तौर पर कह दिया कि वह नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वे उनके लिए घर नहीं खरीदेंगे तब तक वे काम नहीं करेंगे, जिससे फैंग लिली बहुत क्रोधित हो गईं। फैंग लिली लियाओ बिन को ठीक से शिक्षित करना चाहती थी, लेकिन उसने लापरवाही से उसे धक्का दे दिया, जिससे वह एक मेज के कोने से टकरा गई और उसे अभी भी कमर में दर्द महसूस हो रहा था। उसे और भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि लियाओ बिन ने चेतावनी दी थी कि यदि उसने उसे फिर से उपदेश देने की कोशिश की तो ये सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी नहीं होगी, वह उन्हें मारने का सहारा लेगा, ये देखने के लिए कि वे उसे शिक्षित करने की हिम्मत कैसे करते हैं। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि लियाओ बिन, जिसे वह अभी भी अपने दिल में एक बच्चा समझती थी, बहुत पहले ही बड़ा होकर वह व्यक्ति बन चुका था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। अब लियाओ जुवान की बात और परिवार की शिकायतें सुनकर फैंग लिली क्रोधित हो गई और अचानक खड़ी हो गई। वह लियाओ जुवान के सामने आ गई और उसके चेहरे पर कुछ थप्पड़ पड़े। क्या आप अपने भतीजे के बारे में इस तरह बात करते हैं? ऐसे नीच व्यवहार के साथ क्या आप अभी भी शादी की उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है कि आप बस दिवास्वप्न देख रहे हैं। यहाँ तक कि जी हाइकिंग भी आपके साथ नहीं रह सकता, भले ही आपने खुद को उसके सामने फेंक दिया हो। लियाओ जुवान, मुझे लगता है कि किसी के सामने खुद को समर्पित करने के अलावा इस जीवन में तुम शादी भी नहीं कर पाओगी। उसने कभी अपने स्वयं के संदिग्ध इतिहास के बारे में नहीं सोचा, फिर भी उसने उसकी आलोचना करने का साहस किया, जो वास्तव में हास्यास्पद था। लियाओ जुवान फैंग लिली के थप्पड़ों से सचमुच स्तब्ध रह गया, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। फैंग लिली को ये कहते हुए सुनकर कि खुद को पेश किए बिना कोई भी पुरुष उसे नहीं चुनेगा, वह सचमुच गुस्से से उबल पड़ी। अपने सामने हो रहे शारीरिक झगड़े को देखकर झाओ वेंजिन बहुत उत्साहित थी। ये सचमुच अच्छी बात थी कि उसने ये यात्रा की, अन्यथा वह सचमुच बहुत कुछ खो देती। शुक्र है, शुक्र है। इससे ये पता चलता है कि कभी कभी आपको सचमुच थोड़ा अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप बहुत कुछ खो देंगे। लियाओ काई ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके बोलने से पहले ही, या यूं कहें कि बूढ़े व्यक्ति के बोलने से पहले ही, फैंग लिली और दूसरे व्यक्ति के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। वह झाओ वेंजिन को पहले से सूचित करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने झाओ वेंजिन को और भी अधिक उत्साहित देखा। ठीक है, यही कारण होगा कि उसकी पत्नी, जो परेशानी पसंद नहीं करती, किसी को मार रही थी और फिर वापस आ गई। चूंकि उसकी पत्नी ठीक थी, इसलिए उसने बाकी सभी लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया। लियाओ दाकियांग और उनकी पत्नी के चेहरे पर भाव उतने ही गहरे थे जितने हो सकते थे। वास्तव में जब बड़े बुजुर्ग बोल रहे हों तो उन्हें बीच में टोकने की हिम्मत कौन कर सकता है, उनके सामने ही लड़ाई शुरू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लियाओ जुन को देखते हुए, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति भी बेहद अप्रिय थी। लियाओ काई ने देखा कि उसका बड़ा भाई, जो हमेशा से अपने माता पिता का गौरव रहा था, आज भी उतना ही थका हुआ दिख रहा था जितना कोई दिख सकता है। अजीब तरह से प्रसन्नता महसूस करते हुए लियाओ काई ने अपने मुंह के कोने पर उभरी मुस्कान को दबाने में कामयाब होने से पहले काफी देर तक खुद को नियंत्रित किया। झाओ वेंजिन ने किसी की संयमित मुस्कान देखी। अगर आप हंसना चाहते हैं तो बस हंसें। जब मैं तुम्हारी मां को अनुशासित कर रही थी तब तुम्हारी भाभी और बाकी लोग इस बारे में कभी विनम्र नहीं थे। झाओ वेंजिन बेबाक थी, उसकी मुस्कान बेरोक-टोक थी। झांग झाओदी ने उन दोनों को इतना अपमानजनक व्यवहार करते हुए देखा और वह बहुत निराश हो गए। उसे इससे भी अधिक बुरा ये लगा कि झाओ वेंजिन अभी भी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहा था। ठीक है, ठीक है। झांग झाओदी ने उन शब्दों को रोक लिया जिनसे वह झाओ वेंजिन को डांटना चाहती थी, क्योंकि उसे तुरंत उससे कुछ और बात करनी थी। गुस्से से लाल आंखों वाले दो लोगों ने निश्चित रूप से झांग झाओदी की बातें नहीं सुनी। दोनों को बातों को गंभीरता से न लेते देख झांग झाओदी भी क्रोधित हो गए। लियाओ काई, तुम उन्हें रोको। वह उसे बुला रही थी। लियाओ काई इसमें शामिल होने के लिए क्यों तैयार होगा? आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? बड़े भाई से कहो कि वह हस्तक्षेप करें। अगर वह अपनी पत्नी को दूर ले जाए तो यह मामला सुलझ जाएगा। बड़े भाई, आप अपनी पत्नी और बहन को लड़ते हुए नहीं देख सकते, है ना? लियाओ जुन हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। जिस तरह से दोनों महिलाएं आपस में भिड़ रही थीं, उसे देखते हुए क्या होगा यदि वह गलती से मारा गया? भाई, आप उन पर हाथ नहीं डालना चाहते, है ना? लियाओ काई ने आश्चर्य व्यक्त किया। छोड़ दो, अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मुझे और भी कम परवाह है। चूंकि लियाओ काई ने हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए लियाओ जुन ने उसे कई बार देखा और यह महसूस करते हुए कि उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं है, वह केवल हार मानकर आगे बढ़ सका। बस एक बहन और एक पत्नी के साथ लियाओ जुन ने निश्चित रूप से फैंग लिली को गले लगा लिया।
फैंग लिली को पीछे रोके जाने के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। लियाओ जुवान को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से तेजी से हमला करने का अवसर लिया। एक हाथ से उसने फैंग लिली के बाल पकड़ लिए और उन्हें जोर से झटका। जल्द ही उसने फैंग लिली के बालों का एक मुट्ठी भर हिस्सा उसके सिर से सीधा खींच लिया। झाओ वेंजिन ने सिरदर्द के साथ देखा जब फैंग लिली जोर से चिल्लाई, ये बहुत दर्द कर रहा है। लियाओ जुवान, तुमने सचमुच मेरे बाल खींचे, तुम सचमुच बेशर्म हो। फैंग लिली के पास शुरू में ज़्यादा बाल नहीं थे और हाल ही में अपने बेटे की समस्याओं और विभिन्न नींद की समस्याओं के कारण उसके बाल काफ़ी झड़ने लगे थे। आज लियाओ जुवान द्वारा इतने सारे बाल खींचे जाने के बाद फैंग लिली वास्तव में उसका गला घोंटना चाहती थी। और निश्चित रूप से जिस बात ने उसे और भी अधिक परेशान किया वह था लियाओ जुन। यदि वह उसे रोक न रहा होता तो वह लियाओ जुवान को इतनी आसानी से सफल नहीं होने देती। ये स्पष्ट था कि झाओ वेंजिन और अन्य लोग आज उसके कारण ही यहाँ थे, फिर भी वही थी जिसे चोट पहुंची। फैंग लिली को इन दिनों लियाओ जून से मिले विभिन्न आरोपों और असंतोष की याद आ गई और उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल लगा। लियाओ जुन, आपकी बहन कहती है कि आपका बेटा, आपका अपना बेटा, एक ठग है, एक बदमाश ठग, एक व्यावसायिक स्कूल से ड्रॉप आउट। तुम्हारी बहन इतनी अपमानजनक बातें करती है, उसे तुम्हारा अपने भाई जैसा कोई सम्मान नहीं है, और फिर भी तुम यह नहीं कहते कि वह कितनी बुरी है। इसके बजाय आप मुझे रोकें। क्या आपका बेटा इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपके माता पिता ने उसे बिगाड़ दिया था? जब वह छोटा था और कुछ नहीं समझता था तो मैं उसे अनुशासित करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे माता पिता अचानक आ जाते, मुझे तरह तरह की निगाहों से देखते और जरा सी भी उत्तेजना पर मुझ पर अनादर करने का आरोप लगाते। वे ही जानते हैं कि एक बच्चे को कैसे शिक्षित किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण किया है। उन्होंने एक कॉलेज ग्रेजुएट को भी पाला पोसा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने बच्चे को उसकी माँ के रूप में अनुशासित करना चाहती थी। क्या कहा आपने? आपने कहा था कि आपके माता पिता बच्चों को मुझसे बेहतर शिक्षा देना जानते हैं। और जिन लोगों के बारे में आपने कहा था कि वे बच्चों को शिक्षित करने में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जियाओ बिन को क्या बना दिया है? उस दिन मैं जियाओ बिन के साथ गंभीर बातचीत करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ शब्द कहे, आपके माता पिता ने मुझ पर आरोप लगाया कि मुझे बच्चों को शिक्षित करना नहीं आता। मैं सचमुच हैरान हूँ। क्या मैंने कभी बच्चे को शिक्षित किया? तो आपकी नज़र में अगर बच्चा अच्छा बनता है तो इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा प्रभावी थी। अगर बच्चा अच्छी तरह शिक्षित नहीं है तो यह मेरी गलती है। लियाओ जुन, क्या आप जानते हैं, जिस तरह से आप मुझे व्याख्यान देते हैं वह वास्तव में बदसूरत है। आप बच्चे के पिता हैं, क्या उसे शिक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? हम तलाक ले रहे हैं। फैंग लिली को अपने बचपन के दोस्त की याद आई जिससे वह कुछ समय पहले ही मिली थी। वह दोस्त सचमुच बहुत बदल गया था। उसके कपड़े फैशनेबल थे और वह कार चलाती थी। हालांकि स्कूल के दिनों में वह फैंग लिली से काफ़ी कमतर थी, हर तरह से साधारण। लेकिन अब उसे देखकर यह स्पष्ट था कि वह अच्छी तरह से रह रही थी। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से विवाह किया था जिसने अपनी मृत्यु के बाद उसके लिए बहुत बड़ी धनराशि छोड़ी थी, जिससे उसका जीवन उतना आरामदायक हो गया जितना वह चाहती थी। फैंग लिली को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उसकी दोस्त ने कहा कि अगर वह उस समय एक धनी वृद्ध व्यक्ति से शादी करने के बारे में विचार करती तो वह भी अब अच्छी तरह से जीवन जी सकती थी। ये सुनना उनके लिए काफ़ी लुभावना था, लेकिन घर पहुंचने के बाद उन्होंने इस मामले को छोड़ दिया। उसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन कम से कम लियाओ जुन अभी भी उसके प्रति सभ्य था। लेकिन अब पूरे परिवार को अपने खिलाफ खड़ा होते देख फैंग लिली को सचमुच पछतावा हुआ कि उसने अधिक व्यवहारिक होकर शादी के लिए एक अमीर आदमी को नहीं चुना। उम्र क्या मायने रखती है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छा जीवन जिया जाए। फैंग लिली को वह बिजनेस कार्ड याद आ गया जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वह खुश थी कि वह अभी भी उसके पास था। तलाक, हे भगवान, यह उत्साह एक के बाद एक आता ही रहता है। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, अन्यथा मैं सचमुच बहुत कुछ चूक जाता। क्या तलाक? लियाओ जुन को भी उम्मीद नहीं थी कि लियाओ जुवान वास्तव में कोई कार्रवाई करेगी, और वह भी इतनी कठोर कार्रवाई। वह उसे डांटने ही वाला था, लेकिन तब उन्होंने फैंग लिली से तलाक का जिक्र सुनने की उम्मीद नहीं की थी। फैंग लिली के शब्दों ने सभी को चौंका दिया, लेकिन झांक झाओदी जल्दी से संभल गए। अगर आप तलाक चाहते हैं तो ऐसा ही हो। ध्यान से सोचो, तलाक के बाद तुम कहाँ जा सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम झाओ वेंजिन के रास्ते पर चल सकते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि उसके पास घर है, उसके पास समर्थन है, जबकि फैंग लिली के पास क्या है? यद्यपि उसका अपना परिवार है जो यह नहीं जानता कि वे केवल उसके पैसों के लिए हैं, इसलिए वे उसे कतई अपने साथ नहीं रखेंगे। शुरुआत में जब फैंग लिली ने तलाक का जिक्र किया तो लियाओ जुन सचमुच हैरान रह गया, लेकिन झांक झाओदी का विश्लेषण सुनने के बाद उसे लगा कि यह बात काफ़ी मायने रखती है। जो भी तलाक लेने से इनकार करता है वह मूर्ख है।
उसने पहले तलाक लेने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब वह पहले जैसी फैंग लिली नहीं थी। अब उसके पास एक विकल्प था। यद्यपि यह विकल्प झाओ वेंजिन से अलग था, फिर भी वह उन्हें अपने ऊपर अत्याचार नहीं करने देगी। जैसे ही ये शब्द उसके छोटे भाई और बहन के सामने कहे गए और दरवाजे पर काफ़ी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। फैंग लिली ने भी यही कहा था। यदि वह अब उससे तलाक नहीं लेता तो क्या उसे कायर नहीं समझा जाएगा? भविष्य में निश्चित रूप से फैंग लिली द्वारा उसे कुचल दिया जाएगा। बस लियाओ काय अब जो दयनीय जीवन जी रहा है उसे देखो। लियाओ जुन ने सोचा कि जितना अधिक वह फैंग लिली को खुश नहीं कर सकता। तलाक, हमें तलाक लेना ही होगा, लियाओ जुन ने दांत पीसते हुए कहा। आपने पहले परिवार का सारा पैसा अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर दिया था, जिससे हमारे पास कोई बचत नहीं बची। अब परिवार की बचत, मैं यह नहीं चाहती। फैंग लिली शीघ्र तलाक चाहती थी और उसे इन तथाकथित तुच्छ धनराशियों की परवाह नहीं थी। वहाँ कोई घर भी नहीं है, लियाओ जुन ने फिर कहा। घर, पैसा, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस अपने निजी कपड़े ले जाऊंगी। फैंग लिली सचमुच धैर्य खोने लगी थी। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि लियाओ जुन इतना निर्बल है जितना कि वह अभी लग रहा है। तुम्हें गहने भी पीछे छोड़ने होंगे। आपके परिवार ने आपको शुरू में कोई आभूषण नहीं दिया था। लियाओ जून को याद आया कि फैंग लिली के पास अभी भी कुछ सोने के आभूषण हैं और वह जल्दी से बोल पड़ा। फैंग लिली दंग रह गई। उसने गहने रखने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन लियाओ जून के व्यवहार को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह इसे अपने पास नहीं रख सकती। भूल जाओ, एक अमीर आदमी से शादी करने पर इन आभूषणों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसने अपनी सहेली की बड़ी हीरे की अंगूठी के बारे में सोचा। फैंग लिली ने दांत पीसते हुए कहा, मैं केवल अपने कपड़े लूंगी, मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरे पास न तो कोई घर है, न ही कुछ है जो मैं अपने साथ ले जा सकूं। जियाओ बिन भी लियाओ परिवार का इकलौता पोता है, इसलिए मैं उसे भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। बेटा होने से निश्चित रूप से उसके पुनर्विवाह की संभावना में देरी होगी और वह शायद ऐसी मां के साथ भी नहीं जाना चाहेगा जिसके पास न तो पैसा है और न ही घर। झाओ वेंजिन ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया था। ये जोड़ा अपने पिछले जीवन में स्नेही था और उसने झांग झाओदी और अन्य लोगों की तरह सोचा कि यह लियाओ जुन को डराने के लिए सिर्फ एक धोखा था। लेकिन जैसे जैसे वह देखती गई, उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, या शायद ये सिर्फ उसका अंतर्ज्ञान था। वैसे भी फैंग लिली जो शांति दिखा रही थी वह आवेगपूर्ण नहीं लग रही थी। लेकिन फैंग का घर भी कुछ बेहतर नहीं था। उन्हें पैसे देना तो ठीक था, लेकिन पैसे वापस पाना निश्चित रूप से असंभव था। तलाक के बाद फैंग लिली के लिए वापस घर में आना असंभव था, भले ही उन्होंने घर बनाने के लिए लगभग आधी धनराशि का योगदान दिया था। ये सवाल ही नहीं उठता था। हर कोई इसे जानता था और फैंग लिली निश्चित रूप से इसे अधिक स्पष्ट रूप से जानती थी। यदि वह अपने परिवार के घर वापस नहीं लौट सकती थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो तलाक के बाद फैंग लिली कहाँ जा सकती थी? क्या बाहर कोई और प्रेमी हो सकता है? लेकिन उसकी यादों के मूल मालिक को ऐसे किसी व्यक्ति की कोई याद नहीं थी। लंबे समय के बाद कुछ भी सोचने में असमर्थ, झाओ वेंजिन ने परेशान करना बंद कर दिया। आखिरकार उसे भविष्य में इसका कारण पता चल ही जाएगा। उसके लिए बेहतर यही है कि वह भी नाटक का आनंद ले। शांत फैंग लिली को देखकर लियाओ जून को भी लगा कि उसके सामने वाली फैंग लिली कुछ हद तक अलग थी, मानो उसके पास कोई बैकअप योजना हो। झिझक के क्षण में झांग झाओदी क्रोधित हो गए। तुम अभी भी जियाओ बिन के साथ भागना चाहते हो? इसके बारे में सोचो भी मत। देखो तुमने जियाओ बिन को क्या बना दिया है। झांग झाओदी कभी स्वीकार नहीं करेगा कि जियाओ बिन इस तरह इसलिए बना क्योंकि उन्होंने उसे बिगाड़ दिया था। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम ये वो मना कर रही हो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। आप जैसा कोई, झांग झाओदी आगे कहना चाहता था, मैं आपके प्यारे बेटे के लिए कुछ ही मिनटों में मुझसे भी बेहतर पत्नी ढूंढ सकता हूँ। जाओ, एक ढूंढो, जल्दी करो। और एक ऐसी युवती को ढूंढो जो अविवाहित हो, अच्छे परिवार से हो और अच्छी नौकरी करती हो, और यह सब कुछ ही मिनटों में। अगर आप इतने सक्षम हैं तो पहले अपनी बेटी के लिए एक अच्छा दामाद ढूंढें। लिली फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या यही वादा तुमने तब नहीं किया था जब लिली फैंग का ब्रेकअप हुआ था? शी हाइकिंग एक दुल्हन से शादी करने वाली है जो दहेज के रूप में एक अपार्टमेंट लाएगी, जबकि आपकी तथाकथित वांछनीय बेटी अब एक तलाकशुदा महिला का कलंक झेल रही है। चाहे उसकी शादी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे तलाकशुदा आदमी भी नहीं मिल सकता। वैसे भी लियाओ परिवार के साथ दरार अब अपूरणीय है, कुछ भी अनकहा नहीं बचा है, और यहाँ तक कि उसने खुद ही ब्रेकअप की पहल भी की थी। लिली फैंग ने घृणा से कहा, ये वही था जो तुम्हें नहीं चाहता था, है ना? शी हाइकिंग के बारे में आपके सभी तिरस्कारपूर्ण विचारों के बावजूद संभवतः उनकी मांग उस उत्कृष्ट बेटी से कई गुना अधिक है जिसका आप बखान करते हैं। ये शब्द कहते ही पड़ोसी जो इस तमाशे का आनंद लेने आए थे सभी उत्साहित हो गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये खबर नहीं सुनी थी कि जी हाइकिंग संभवतः अब किसी भी क्षण शादी करने वाली है।
लेकिन उनके मन में ये कल्पना थी कि जी हाइकिंग जिस दुल्हन को ले जाएगा वह निश्चित रूप से लियाओ जुवान की शर्तों से मेल नहीं खा सकती। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी किसी को इतना प्रभावशाली व्यक्ति पालेगा। लियाओ जुवान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह बात जो वह अपने पड़ोसियों को बताना नहीं चाहती थी लिली फैंग द्वारा इतनी लापरवाही से बता दी जाएगी। क्रोधित होकर उसने एक भयंकर चीख मारी और लिली फैंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। अच्छी तरह से तैयार, लिली फैंग उसे फिर से सफल नहीं होने देना चाहती थी, वह इसके लिए तैयार थी। तथ्य यह है कि लियाओ जुवान पहले सफल हो गया था क्योंकि लिली फैंग तैयार नहीं थी और उसने मारपीट की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वह इसकी अनुमति नहीं देगी। बिना किसी शिष्टाचार के लड़ाई शुरू हो गई और लियाओ जुवान, जो स्पष्ट रूप से लिली फैंग जितना मजबूत नहीं था, को दयनीय रूप से चिल्लाते हुए गंभीर रूप से दंडित किया गया। लियाओ काई निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करने वाला था, वह मूर्ख नहीं था और वह देख सकता था कि लिली फैंग पहले ही अपना दिमाग खो चुकी थी। लियाओ जुन ने यह भी माना कि लिली फैंग अब उस पर कोई दया नहीं दिखाएगी और यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि लियाओ जुवान वास्तव में सबक सीखने का हकदार है। कोई बात नहीं, क्या ज़ियाओ बिन अभी भी उसका भतीजा नहीं था? अपनी युवावस्था में की गई अज्ञानतापूर्ण गलतियों को सबके सामने उजागर करने पर जोर देना अनावश्यक था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यह खबर उनके परिवार के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगी और उन्हें प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। झांग झाओदी लिली फैंग को चिल्लाते हुए लियाओ जुवान को डांटते हुए देख रही थी और अपने गुस्से के बावजूद यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी कि सजा बहुत कठोर थी। उसने लियाओ काई की ओर देखा, जो केवल दिखावे के लिए वहां था, और फिर लियाओ जुन की ओर, जो घृणा से लियाओ जुवान को देख रहा था, ये जानते हुए कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यह महसूस करते हुए कि कोई और विकल्प नहीं है, उसने एक क्षण सोचा और निर्णय लिया कि उसे स्वयं ही आगे आना चाहिए। इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि लिली फैंग लियाओ जुवान को चीखने पर मजबूर कर रही थी। वह हमेशा सतर्क रहती थी कि कहीं लियाओ परिवार से कोई अचानक हस्तक्षेप न कर दे। झांग झाओदी को बीच में कूदने के लिए उत्सुक देखकर, झांग झाओदी, अगर आपने इसमें शामिल होने की हिम्मत की तो मैं भी विनम्र नहीं रहूंगा, और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे ढूंढने मत आना। वह लंबे समय से उस बूढ़ी महिला से अच्छी तरह बात करना चाहती थी, लेकिन उसे कभी सही अवसर नहीं मिला। लेकिन अब जब वह जाने वाली थी तो वह ऐसे बेहतरीन अवसर को नहीं छोड़ सकती थी, वह इसे बिल्कुल भी नहीं गंवा सकती थी। इन शब्दों से डरकर झांग झाओदी, जो पहले दो एक टकराव के लिए तैयार थे, तुरंत पीछे हट गए। अगर यह ठीक है तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन बस जाने दो। झांग झाओदी हालांकि अब डरपोक थी, फिर भी उसे अपनी गरिमा की परवाह थी और उसने लड़ाई से दूर रहने की मांग की। छोड़ दो ताकि तुम्हारी बेटी मुझे मार सके। लिली फैंग ने लियाओ जुवान के बिखरे बालों को घूरा और उसका गुस्सा भड़क उठा। एक हाथ मुक्त करके उसने मुट्ठी भर बाल पकड़े और उन्हें जोर से खींचा। महसूस करो कि बाल खींचे जाने पर कैसा लगता है। आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि बाल खींचना कितना दर्दनाक होता है, अब आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। वाह, झाओ वेंजिन ने उम्मीद नहीं की थी कि लिली फैंग की बदला लेने की प्यास इतनी तीव्र होगी। सचमुच, जब कोई महिला पागल हो जाती है तो उसे परेशानी पैदा करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं होती। लेकिन इतनी कठोरता के बावजूद वह लियाओ जुन से निपटना क्यों नहीं जानती थी, जो स्पष्ट रूप से एक अच्छा आदमी नहीं था। घर के रास्ते पर चलते हुए झाओ वेंजिन को अचानक कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद आया। आपके माता पिता ने हमें वापस आने के लिए क्यों कहा? एक बात तो पक्की है, ये निश्चित रूप से आपकी बहन की शादी के बारे में नहीं है। उस महत्वपूर्ण क्षण में झांग झाओदी और अन्य लोगों की नज़र में उनका बेटा और पोता अभी भी सबसे महत्वपूर्ण थे। वे आपके भाई से लियाओ बिन के लिए घर खरीदने में मदद के लिए पैसे तो नहीं मांग रहे होंगे, है ना? इससे पहले भी साफ मना कर दिया गया था और झांग झाओदी ने इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया। जहां तक इस बात का सवाल है, लियाओ काई को भी इसका कारण नहीं पता था। रहने दो, उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया, इसलिए मत पूछो। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार उनका तलाक हो जाएगा? लियाओ काई को सचमुच चिंता होने लगी थी। तलाक होना बहुत सामान्य बात है। क्या आपकी माँ हमेशा इस उस मैचमेकर को जानने की बात नहीं करती? शायद ये सही समय है कि मैचमेकर बेटे, बेटी और पोते की देखभाल में मदद करे। झाओ वेंजिन को निश्चित रूप से समझ नहीं आया कि झांग झाओदी को इतना भरोसा क्यों था। इसे भूल जाए, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ओह, और यदि आपकी माँ आपको ढूंढ लेती है और मुझसे आपकी भाभी को तलाक न देने के लिए मनाने के लिए कहती है, तो मुझे इस काम के लिए नियुक्त मत कीजिए। बात यह है कि यह गलत है, चाहे यह अच्छे से किया गया हो या गलत। तलाक पर जोर देने का मतलब था कि झाओ वेंजिन ने ईमानदारी से राजी नहीं किया था। फैंग लिली को तलाक न देने के लिए क्या कोई वादा नहीं किया जाना चाहिए? लियाओ परिवार की शर्तों के साथ वे वास्तव में फैंग लिली से क्या वादा कर सकते हैं? इसके बारे में सोचते हुए झाओ वेंजिन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। क्या आपको लगता है, क्या आपका परिवार आज हमारे लिए एक शो कर रहा है?
खैर, जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक उसे लगता कि वे एक दिखावा कर रहे हैं, विशेष रूप से उसे निशाना बना रहे हैं, ये सोचकर कि वह एक मूर्ख की तरह उत्साह को देखने का आनंद लेगी। इससे झाओ वेंजिन को सचमुच बहुत गुस्सा आया। अगर यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था तो उत्साह वास्तव में एक बड़ा नुकसान था। कोई शो कर रहे हैं। लियाओ काई हमेशा चिंतित रहता था। हालांकि अब उसे लियाओ परिवार के लोगों से कुछ शिकायतें थीं। वह वास्तव में लियाओ जून को तलाक लेते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन अब झाओ वेंजिन ने जो कहा उसे सुनकर आपका मतलब है वे वास्तव में तलाक नहीं लेना चाहते हैं? मैं अनुमान लगा रहा हूँ, अटकलें लगा रहा हूँ। बेशक, शायद वे सचमुच तलाक लेना चाहते हैं, या शायद वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। झाओ वेंजिन को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वे वास्तव में सिर्फ दिखावा कर रहे थे। हालांकि मूल मालिक की यादों में लियाओ जुन और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन चूंकि वह इसमें शामिल नहीं थी इसलिए वह कैसे जान सकती थी कि यह अच्छा था या नहीं। अब झाओ वेंजिन के रूप में वह सामान्य रूप से उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और उसने उनकी बातचीत नहीं देखी थी, इसलिए वह नहीं जानती थी कि उनका रिश्ता कैसा था। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि फैंग लिली परिवार के पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार की मदद के लिए करती है, लेकिन जब मामला बिगड़ गया तब भी उन्होंने तलाक का सुझाव नहीं दिया। सिर्फ इसलिए कि लियाओ बिन असफल है वे अब तलाक चाहते हैं, या सिर्फ इसलिए कि लियाओ जुन पक्ष ले रहा है? मुझे लगता है कि यह कारण सचमुच बहुत दूर की कुड़ी है। यदि ऐसा 90 के दशक के बाद या 2000 के दशक के बाद की पीढ़ी के किसी व्यक्ति के साथ हुआ होता तो झाओ वेंजिन को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, बल्कि ये सामान्य लगता। लेकिन क्या फैंग लिली इतना आवेगशील व्यक्ति है? मैं तुमसे संबंध तोड़ने की बात करूंगी क्योंकि तुम्हें केवल अपने परिवार की परवाह है। लेकिन लियाओ जुन और उनकी पत्नी के मामले में फैंग लिली निश्चित रूप से एक ऐसी व्यक्ति है जो केवल अपने परिवार की परवाह करती है। और आपने ये भी कहा, भले ही लियाओ जुन तलाक के तथाकथित बहाने का उपयोग करके फैंग लिली को उसके परिवार से पैसे मांगने के लिए मजबूर करे, लेकिन उसका परिवार पैसे देने को तैयार नहीं है। लियाओ काई ने सहमति की आवाज़ निकाली। झांग झाओदी ने हर बार वापस जाने पर इस बारे में शिकायत करना बंद नहीं किया था। ये जानते हुए कि उसके परिवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तलाक लेने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? बिना घर और बिना पैसे के, भले ही उसके पास वेतन हो, लेकिन क्या उसका वेतन इतना है कि वह घर किराए पर ले सके? मासिक खर्च केवल किराया ही नहीं है, इसमें दैनिक आवश्यकताएं, सामाजिक दायित्व आदि भी शामिल हैं। हालांकि वह नहीं जानता था कि फैंग लिली का वेतन कितना था, लेकिन घर किराए पर लेने और खर्चों के बीच उसका वेतन निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। लियाओ काई ने इस बारे में सोचा और सहमति जताते हुए कहा, यह वास्तव में कोई छोटी रकम नहीं है। बेशक, शायद वह अपने माता पिता के साथ रह सकती है। झाओ वेंजिन ने रुककर कहा, और फिर यह भी संभावना है कि उसके साथ कोई और भी हो। यद्यपि यह धारणा थोड़ी दूर की कौड़ी लगती थी, लेकिन यह पूरी तरह असंभव नहीं था। यदि उसके माता पिता से कोई उम्मीद नहीं थी और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तब भी वह तलाक का मुद्दा उठा सकती थी। ये पूरी संभावना है कि उसे कोई और मिल गया हो, शायद अभी नहीं, लेकिन कम से कम एक बात तो निश्चित थी, उसका दिल हिल गया था। क्या फैंग लिली के पास वास्तव में कोई हो सकता है? झाओ वेंजिन के शब्दों ने वास्तव में लियाओ काई को डरा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार वे सहपाठी थे, फिर सहकर्मी। उनके मन में एक दूसरे के लिए सचमुच भावनाएं थीं। लियाओ काई ने उनके सबसे मधुर क्षणों को देखा था और कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इस मुकाम तक पहुंचेंगे। क्या ये दुखद है? कई जोड़ों के लिए उत्पन्न होने वाले 90% मुद्दे पैसे से संबंधित होते हैं। जब तक पैसा है, समस्याएं कम हैं। हमारी तरह आप मेरे पैसों को लेकर कोई झंझट नहीं करते और मैं घर के खर्च वगैरह का ध्यान रखता हूँ। अब हमारे बीच सब ठीक है ना? तुम घर का काम करो, मैं पैसे कमाता हूँ और हम अक्सर स्वादिष्ट भोजन के लिए बाहर जाते हैं। झाओ वेंजिन ने सोचा कि मूल मेजबान मूर्ख था। वह एक रानी की तरह रह सकती थी, फिर भी उसने एक अलग रास्ता चुना। वह इसे समझ नहीं पाए। क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे भाई और उसकी पत्नी के पास पैसा होता तो वे ये सब टाल सकते थे? लियाओ काई समझ गया कि झाओ वेंजिन क्या कहना चाह रहा था। झाओ वेंजिन ने अपना सिर हिलाया। यह जरूरी नहीं कि सच हो। उनके परिवार की स्थिति थोड़ी अनोखी है। उनका एक बेटा है जो अपराधी है। अगर उनके पास पैसा होता तो यह वास्तव में लियाओ बिन को अच्छा करने के लिए कम इच्छुक बना सकता था। पैसे के बिना कम से कम थोड़ा संयम तो रहता है। एक बार उनके पास पैसा आ जाए तो बस तुम देखते रहो। झाओ वेंजिन को वास्तव में लियाओ बिन के उद्धार की कोई उम्मीद नहीं थी। एक स्कूल छोड़ चुका बच्चा सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, कभी कोई अच्छा काम नहीं करता। रुको, झाओ वेंजिन को पहले नहीं पता था कि लियाओ बिन बाहर हो गया था। उसने सोचा कि मुद्दे इतने गंभीर नहीं थे। अब जब वह जानती थी कि यह बच्चा वास्तव में स्कूल छोड़ चुका है, तो उसने लियाओ जियायू को गंभीर चेतावनी देने की आवश्यकता बताई।
जब झाओ वेंजिन घर पहुंची तो उसने लियाओ जियायू को बताया कि लियाओ बिन ने पढ़ाई छोड़ दी है और वह दिन भर अपराधियों के साथ घूमता रहता है। झाओ वेंजिन के तत्काल व्यवहार को देखकर लियाओ जियायू ने सोचा कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस बारे में होगी। मुझे पता है, कुछ दिन पहले स्कूल के बाद मैंने उसे धूम्रपान करते हुए एक लड़की को बाहों में जकड़े मेरे सामने से सड़क पार करते हुए देखा। कुछ दिन पहले स्कूल के बाद, हाल ही में, झाओ वेंजिन ही उसे स्कूल से लेने आता था। मैंने उसे कैसे नहीं देखा? ये ठीक उस समय हुआ जब तुम किसी से होमवर्क के बारे में बात कर रही थीं। वह बेकार में इंतजार कर रही थी और संयोग से उसकी नज़र सड़क के उस पार पड़ी, तभी उसने ये देखा। ओह ओह ओह, झाओ वेंजिन ने याद किया, मुझे नहीं लगता कि यह एक संयोग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसे बार बार स्कूल के गेट पर देखते हैं? क्या ये सचमुच भाग्य है? एक बार संयोगवश उसे देखना बस संयोग ही हो सकता है, बस गुजर जाना, क्योंकि अपराधी भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर आप उसे बार बार देखें, खासकर लियाओ जियायू के स्कूल से छुट्टी के समय, झाओ वेंजिन ने लियाओ काई को देखा। लियाओ काई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एक अपराधी के रूप में पैसा कमाने के केवल कुछ ही तरीके हैं। उसके लंबे और मजबूत रूप को देखकर धोखा मत खाओ। उसकी लड़ने की वास्तविक क्षमता के बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता। लड़ने में असमर्थ होने का अर्थ है कि वह संभवतः संरक्षण राशि भी नहीं जुटा सकेगा। और इन अपराधियों के खर्चे कम नहीं हैं। उन्हें दिखावे के लिए धन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। हमें जल्दी से एक कुत्ता पालना होगा, एक खूंखार कुत्ता जो धूर्त लोगों से बचने के लिए एहतियात के तौर पर रखा गया है। लियाओ बिन के पास पहले से ही उनके साथ समस्याएं थीं, और यह जानते हुए कि उनके पास पैसा है, वह एक कदम उठाने के लिए बाध्य था। इससे पहले झाओ वेंजिन बहुत चिंतित नहीं थी। वह सोचती थी कि वह चुनाव करने के लिए अपना समय ले सकती है। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह जल्दी से एक कुत्ता पालना चाहती थी। 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक इसे पालना बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। झाओ वेंजिन केवल यही सोच पा रहा था कि अपने दोस्तों से पूछे कि क्या उन्हें कोई अच्छा रक्षक कुत्ता पता है। उसके मालिक को पता था कि वह एक कुत्ता रखना चाहती है, और ऐसी आवश्यकता के साथ उसे पूछना पड़ा कि उसे अचानक एक कुत्ते की आवश्यकता क्यों पड़ गई। यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह बात नहीं कर सकती थी। इसलिए झाओ वेंजिन ने लियाओ परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका विस्तार से वर्णन किया। मास्टर ने अपना सिर हिलाया। मैंने शुरू में ही आपके माता पिता से कहा था, आपके पति ईमानदार दिखते हैं, लेकिन उनके माता पिता वास्तव में अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब देखो, कोई बड़ी समस्या नहीं, कहाँ है? मास्टर ने अपनी पुरानी चिंता दोहराई। कम से कम अब आप स्पष्ट रूप से सोच रहे हैं, ये जान रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अन्यथा मुझे सचमुच चिंता होगी कि आप पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होंगे। लियाओ परिवार जैसे लोगों के साथ यदि आपने शुरू से ही सख्ती बरती होती तो वे अब परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते। लियाओ परिवार की भूख क्यों बढ़ती जा रही है, यदि उसे भोग विलास से नहीं? यह अच्छी बात है कि अब आप कुत्ता पालने के बारे में सोच रहे हैं। हाल के वर्षों में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के कारण कुछ लोग गुंडे बन गए हैं। यहाँ बहुत शांति नहीं है, इसलिए कुत्ता पालना अच्छा विचार है। मालिक एक बड़े से चतुर्भुज में रहता था और निश्चित रूप से वह सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। मैं फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पता करूंगा। अगर कोई और होता तो मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन झाओ वेंजिन, जो शायद ही कभी किसी से कोई उपकार मांगते थे, उनके स्वामी होने के नाते निश्चित रूप से उनकी मदद करना चाहते थे। जल्द ही बूढ़े आदमी ने फ़ोन कर दिया। उसने एक पता, एक फ़ोन नंबर और एक नाम लिखा। इस जगह जाओ, इस व्यक्ति को ढूंढो और उन्हें मेरा नाम बताओ। वे तुम्हें एक सेवानिवृत्त पुलिस कुत्ता देंगे। बूढ़े आदमी ने थोड़े गर्व के साथ झाओ वेंजिन से कहा। क्या, एक पुलिस कुत्ता? उसने शुरू में सोचा था कि जर्मन शेपर्ड लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर भी अप्रत्याशित रूप से वह काफ़ी आगे बढ़ गई और अब उसे एक सेवानिवृत्त पुलिस कुत्ता मिल सकता है। यद्यपि यह एक सेवानिवृत्त पुलिस कुत्ता था, फिर भी इसकी लड़ाकू क्षमता सर्वोच्च थी। झाओ वेंजिन ने उत्साह से अपने मालिक की ओर देखा और लगातार उन्हें धन्यवाद दिया, जबकि बूढ़े व्यक्ति ने उसे टाल दिया। एक निश्चित राशि अलग रखना याद रखें। कुत्ता पालना भी महंगा है। बूढ़े आदमी को पता था कि झाओ वेंजिन के पास पैसों की कमी नहीं है। मुझे कितना भुगतान करना चाहिए? झाओ वेंजिन ने सावधानीपूर्वक पूछा, क्योंकि उसे वास्तव में इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। बूढ़े आदमी ने एक रकम बताई। आप इससे कम नहीं दे सकते? ठीक है, ठीक है। झाओ वेंजिन को नहीं लगा कि राशि अधिक थी। एक सुंदर, भयंकर जर्मन शेपर्ड ज़्यादा सस्ता नहीं होगा। मुख्य बात यह थी कि यह सेवानिवृत्त पुलिस कुत्ता कठोर प्रशिक्षण से गुजरा था और बहुत आज्ञाकारी था। अपने मालिक के घर से निकलने के बाद झाओ वेंजिन ने स्वाभाविक रूप से सीधे गंतव्य तक टैक्सी ली।
उसे लग रहा था कि उसे कुत्ते को जल्द से जल्द घर ले जाना चाहिए। जब तक कुत्ता घर नहीं आ जाता, वह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों से वह लियाओ बिन के सपने देख रही थी, जो आत्मसंतुष्ट दिख रहा था और लगातार अमीर बनने की बातें कर रहा था। उस मूर्ख लियाओ बिन को और क्या अमीर बना सकता है, यदि वह चीज़ उसके अपने परिवार से न आ रही हो। वहां पहुंचने पर झाओ वेंजिन ने दरवाजे पर खड़े गार्ड को बताया कि वह किसे और क्यों ढूंढ रही थी। अंदर बुलाकर उसने उसे अंदर आने दिया। झाओ वेंजिन केवल इतना कह सके कि यह स्थान वास्तव में बहुत अनुशासित था। जैसे ही वह कार्यालय क्षेत्र में पहुंची, उसने देखा कि एक मजबूत आदमी पहले से ही नीचे इंतजार कर रहा था। वह दूसरे पक्ष को भी नहीं पहचान पाए, बस उसे लगा कि वे कुछ हद तक परिचित लग रहे थे। उसे देखकर दूसरा व्यक्ति भी थोड़ा चौंका। आप झाओ वेंजिन हैं? झाओ वेंजिन ने लगातार सिर हिलाया। हाँ, यह मैं हूं। तो फिर मेरे पीछे आओ। ऐसा हुआ कि आखिरी पुलिस कुत्ता अभी भी यहीं है। मूल रूप से, यदि आप इसे नहीं चाहते थे तो मैं इसे वापस लेने की योजना बना रहा था, डुआन होंग्यू ने परिचय देते हुए कहा। क्या वास्तव में ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त पुलिस कुत्तों को नहीं चाहते? झाओ वेंजिन को थोड़ा चक्कर आया। क्या उनकी मांग अधिक नहीं होनी चाहिए? वे घर की रखवाली करने और परिवार की रक्षा करने के लिए बिल्कुल उत्कृष्ट कुत्ते हैं। ये तथ्य कि कोई भी उनका तिरस्कार करेगा, झाओ वेंजिन की समझ से परे था। डुआन होंग्यू को अब इसकी आदत हो गई थी। हुआ एक मादा कुत्ता है, लेकिन उसके कौशल बहुत अच्छे हैं। अपने समूह के अन्य लोगों से बेहतर, बाकी सबसे बेहतर। वह अब भी अवांछित कैसे हो सकती है? झाओ वेंजिन और भी अधिक उलझन में था। यदि वास्तव में कोई भी हुआ को नहीं चाहता था, तो केवल एक ही संभावित कारण हो सकता है। क्या हुआ घायल है? क्या चोट बहुत गंभीर है? अन्यथा उसका उपहास नहीं किया जाता। बुद्धिमान, लेकिन आजकल बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। जब डुआन होंग्यू ने पहले इसका उल्लेख किया था, तो कई लोगों ने शुरू में सोचा था कि यह अच्छा है, लेकिन उसके पैर की समस्याओं के बारे में जानने के बाद वे सभी दूसरे कुत्ते को लेना चाहते थे। ये बहुत गंभीर नहीं है, बस वह पहले जितनी तेज नहीं दौड़ सकती। डुआन होंग्यू ने हुआ के बारे में सोचा, जो अक्सर बेहोश हो जाती थी, और वह उसका दर्द महसूस कर सकता था। विशेषकर अन्य कुत्तों को प्रतिदिन प्रशिक्षण लेते देखना हुआ के लिए वास्तविक यातना थी। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं आई तो आधे साल में कुत्तों का एक और समूह आ जाएगा। हुआ को डुआन होंग्यू द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था जब वह एक पिल्ला थी। उन्होंने उसे बढ़ते, परिपक्व होते और कदम दर कदम एक योग्य पुलिस कुत्ता बनते देखा था। उन्होंने हुआ के घायल होने के कठिन दौर को भी देखा था, तथा हमेशा उसके लिए उपयुक्त मालिक ढूंढने की आशा करते थे। यदि कोई उपयुक्त मालिक नहीं मिला, तो डुआन होंग्यू ने पहले ही उसे स्वयं वापस लेने का मन बना लिया था। इससे मेरी और मेरी बेटी की सुरक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी, है ना? झाओ वेंजिन ने सीधे तौर पर अपनी आवश्यकताएं बताईं। मैं यह मांग नहीं करता कि हुआ तेज दौड़े या अपराधियों का पीछा करे, बस वह मेरी बेटी की रक्षा के लिए उसके साथ रहे। डुआन होंग्यू ने उसे आश्वासन दिया कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर ये तय हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआ तेज नहीं दौड़ सकता। उसने अपराधियों को पकड़ने के लिए कुत्ते की मांग नहीं की, बस हमें सुरक्षित रखो। जहां तक वित्तीय नुकसान की बात है, झाओ वेंजिन को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। डुआन होंग्यू को इस बात की चिंता नहीं थी कि झाओ वेंजिन सिर्फ झांसा दे रहा था। जिस व्यक्ति ने उनकी सिफारिश की थी, उसकी स्थिति को एक तरफ रखते हुए वे नियमित रूप से पुनः निरीक्षण भी करते थे। यदि हुआ के साथ बुरा व्यवहार किया गया तो वे उसे वापस ले सकते हैं। हुआ से मिलने पर झाओ वेंजिन के मन में केवल एक ही विचार आया, कितना सुंदर कुत्ता है। उसने उत्साहपूर्वक हुआ का अभिवादन किया। हुआ, अब मैं तुम्हारी नई मां हूं और तुम्हारी एक बहन भी है। झाओ वेंजिन ने पहले भी कुत्तों को पाला था और वह जानता था कि उनके साथ कैसे संवाद करना है। पहले उसके साथ बातचीत करें और फिर अधिक परिचित होने के बाद धीरे से उसकी पीठ और अन्य स्थानों को स्पर्श करें। इतने वर्षों तक काम करने के बाद डुआन होंग्यू पहली नज़र में ही बता सकता था कि किसी को कुत्ते सचमुच पसंद हैं या नहीं। झाओ वेंजिन की आवाज़ की खुशी से वह उसकी खुशी महसूस कर सकता था और जान गया कि वह वास्तव में कुत्तों से प्यार करती है। वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका और उम्मीद करने लगा कि एक बार फिर हुआ को ऐसा परिवार मिल जाएगा जो उसे प्यार करेगा और उसका ख्याल रखेगा। इस प्रकार झाओ वेंजिन परिवार के एक महत्वपूर्ण नए सदस्य हुआ को वापस घर ले आए। कागजी कार्रवाई करते समय डुआन होंग्यू को अंततः समझ में आया कि क्यों उसे वह व्यक्ति परिचित लगा था। मेरे ससुर आपके घर के पास वाली गली में रहते हैं। डुआन होंग्यू ने अपने ससुर का घर नंबर और नाम बताया। हालांकि झाओ वेंजिन दूसरे व्यक्ति से बहुत परिचित नहीं थी, उसने उन्हें पहचान लिया। मैं बस सोच रही थी कि आप इतने परिचित क्यों लग रहे थे। ये बहुत बढ़िया है। अगर भविष्य में मुझे कोई समस्या आती है तो मुझे पता होगा कि आपको कहाँ ढूंढना है।
आखिरकार हर बार यहाँ आना सुविधाजनक नहीं है, हालांकि मैं फ़ोन कॉल कर सकता हूँ, लेकिन कुत्ता बात नहीं कर सकता। जब कुछ गलत होता है तो संवाद करना सचमुच कठिन हो जाता है। डुआन होंग्यू ने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है, मैं हर दूसरे सप्ताह अपने ससुर के घर जाता हूँ। अगर कोई आपात स्थिति हो तो आप मेरे ससुर से भी सलाह ले सकते हैं, वह भी मेरे साथ इसी काम में लगे थे। इससे झाओ वेंजिन बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास एक कुत्ता था और उसे पता था कि पास में ही एक विशेषज्ञ मौजूद है। अगर हुआ को कोई परेशानी होती तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसी शाम झाओ वेंजिन हुआ को लेकर लियाओ जियायू को लेने गया, क्योंकि वह चाहता था कि दोनों बहनें जल्द से जल्द एक दूसरे से मिलें। और यदि आज उनका सामना लियाओ बिन से हो जाए तो उसे डराने के लिए आज उससे न मिलना कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वह हर दिन यहाँ आएगी। लियाओ बिन को अंततः उनसे मिलना ही था। लियाओ बिन आज आया था, लेकिन झाओ वेंजिन ने उसे नोटिस नहीं किया था। वह कई दिनों से निरीक्षण कर रहा था, कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि बाकी सभी लोग स्कूल के बाद अकेले ही घर क्यों चले जाते हैं, लेकिन लियाओ जियायू को हर दिन क्यों उठाया जाता है। इससे उसके लिए कार्रवाई करना बहुत कठिन हो गया। आखिरकार किसी व्यक्ति का अपहरण करना पहले से ही कठिन था, लेकिन इस व्यस्त क्षेत्र में एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चुनौती और भी बड़ी हो गई। वास्तव में लियाओ बिन यहाँ प्रतिदिन आता था, ये सोचकर कि यदि लियाओ जियायू अकेली होगी तो वह तुरंत कार्रवाई करेगा। चूंकि स्कूल की छुट्टी होने वाली थी और उसने झाओ वेंजिन को नहीं देखा था, उसने सोचा कि यह आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। फिर भी अप्रत्याशित रूप से झाओ वेंजिन वहां आ गईं, और वह न केवल किसी को लेने आई थीं, बल्कि अपने साथ एक कुत्ता भी लेकर आई थीं। पहले तो लियाओ बिन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये तो बस एक कुत्ता था, इसमें डरने की क्या बात थी। हालांकि उनके एक साथी, जो बेहतर जानता था, ने आश्चर्य से कहा, एक पुलिस कुत्ता? वह वास्तव में एक पुलिस कुत्ते को टहला रही है। यदि वह कोई साधारण कुत्ता होता तो वे भीड़ पर हावी होकर उसका ध्यान भंग कर सकते थे, लेकिन यदि वह पुलिस का कुत्ता होता तो उनके पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उसका परिवार तो आम लोग हैं, उन्हें पुलिस का कुत्ता कैसे मिल सकता है। लियाओ बिन पहले तो चौंका, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। वह अपने साथियों को कतई हिम्मत नहीं हारने दे सकते थे, अन्यथा टीम निश्चित रूप से बिखर जाती। उसने अपने एक अन्य साथी को एक तरफ खींचकर कहा, देखो, क्या ये सचमुच पुलिस का कुत्ता है? एक अन्य साथी ने पूछा, हाँ, ये पुलिस का कुत्ता है। लियाओ बिन, तुम सच में न्याय नहीं कर रहे हो। कई साथियों ने पुष्टि की कि यह निश्चित रूप से एक पुलिस कुत्ता था, और लियाओ बिन की ओर उनकी नज़रें अमित्र हो गईं। वे सचमुच उपद्रवी थे और बाहरी दुनिया में काफ़ी घमंडी थे, ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे बाकी सभी से ऊपर हैं। लेकिन ये भी स्थिति पर निर्भर करता था, यदि उन्हें पता होता कि उनका मुकाबला किसी कठोर व्यक्ति से है तो वे कोई कदम नहीं उठाते। वे निश्चित रूप से बंद होकर पुनर्वासित नहीं होना चाहते थे, विशेष रूप से इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं। लियाओ बिन ने घबराई हुई भीड़ की ओर देखा, ये तो बस एक पुलिस का कुत्ता है, इसमें घबराने की क्या बात है। ये तो बस एक कुत्ता है। उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि इसमें घबराने की क्या बात है। लियाओ बिन लगभग ये कहना चाहता था कि क्या वे ऐसा न करने का कोई कारण ढूंढ रहे थे। लियाओ बिन की नासमझी को देखकर भीड़ अवाक रह गई। वे इस मूर्ख से परेशान नहीं होना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने उन्हें काफ़ी खाना खिलाया था। इसके अलावा उन्हें यह भी चिंता थी कि यदि उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया और कुछ घटित हो गया तो क्या होगा यदि उन्हें इसमें घसीटा गया। एक पुलिस कुत्ते को, चाहे वह सेवानिवृत्त ही क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति गोद नहीं ले सकता। आपको संपर्क की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? तो जब आपने कहा कि आपकी चाची एक साधारण परिवार थी, तो हम वास्तव में। लियाओ बिन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक पुलिस कुत्ते में इतनी जटिलताएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। मुझे लगता है कि वे वास्तव में एक साधारण परिवार ही हैं। अगर उनके पास सचमुच कोई समर्थन होता तो वे अपने ही लोगों को परेशान क्यों होने देते। समूह ने काफ़ी देर तक लियाओ बिन को घूरा, और हाँ, इस आदमी के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उनसे झूठ बोलेगा। उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, या फिर तुम्हारी चाची तुम्हारे परिवार के बारे में सतर्क हैं और उन्होंने तुम्हें सच नहीं बताया है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अपनी चचेरी बहन को निशाना बनाना छोड़ देना चाहिए। वे इसके बारे में जितना कम बात करेंगे, रिश्ता उतना ही गहरा छिप जाएगा। बेशक वे गलत हो सकते हैं, लेकिन वे गलत होने के परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोड़ देना। लियाओ बिन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, इतने लंबे समय से की गई सारी योजना के बाद और उस पर काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद। अब ये लोग वास्तव में उसे हार मानने की सलाह दे रहे थे। मैं हार नहीं मान सकता, बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। तुमने मेरा इतना पैसा ले लिया है और अब तुम छोड़ने की सोच रहे हो। ये संभव है। लियाओ बिन इन चीज़ों की परवाह नहीं करता था। एक बार पैसा खर्च हो गया तो खर्च हो गया, वह हमेशा और अधिक मांग सकता था।
लेकिन अब उसके माता पिता का तलाक हो चुका था और फैंग लिली जाते समय उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ गई थी। उसने फैंग लिली को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा कि उसके जैसा कोई बेटा नहीं है। जब उससे पूछा गया कि वह इतनी निर्दयी क्यों है, तो उसका जवाब था कि उसने एक बार उसे धक्का दिया था जिससे वह घायल हो गई थी। यदि फैंग लिली ने उसे याद न दिलाया होता तो वह वास्तव में इस घटना को भूल गया होता। लियाओ बिन ने लियाओ जून द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उससे पैसे नहीं ले सकता था। वह कोई कदम उठाने के लिए अनिच्छुक नहीं था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सफल होने के बजाय उसे लियाओ जुन से एक कठोर सबक मिला, जिसने ये कहा कि यदि वह नौकरी पाने के बजाय गुंडा बनने की योजना बना रहा है तो उसे उससे किसी भी पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसे और भी अधिक निराशा इस बात से हुई कि अब घर पर लियाओ दाकियांग सहित कोई भी उसे जेब खर्च नहीं देगा। बिना किसी जेब खर्च के और कोई पैसा कमाने में असमर्थ होने के कारण वह असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह लियाओ जियायू से धन प्राप्त करने की आशा कर रहा था और अब ये समूह पीछे हटना चाहता था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? इतना पैसा खर्च करने के बाद यदि सब कुछ व्यर्थ चला जाए तो ये बर्बादी होगी। लियाओ बिन ने आग्रह किया कि वे पैसे वापस कर दें। जो लोग गुंडागर्दी भरी जीवन शैली जीते हैं वे दिन भर के लिए जीते हैं और दिन भर के लिए पीते हैं। उनके पास बचत कहाँ से होगी? यहाँ तक कि अगर उनके पास बचत भी होती तो भी वे उसे नहीं छोड़ते। आपने स्वेच्छा से हमारा इलाज किया तो हम आपको पैसे क्यों लौटाएं? और तुमने कम तो नहीं खाया। सभी ने एकमत होकर यह स्पष्ट कर दिया कि उसे पैसे लौटाने का सवाल ही नहीं उठता। लियाओ बिन ने जब देखा कि उसके पूर्व भाई पैसे वापस करने को तैयार नहीं है तो वह अपना गुस्सा नहीं रोक सका। तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। दूसरे पक्ष ने दृढ़तापूर्वक कोई भी पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। लियाओ बिन, जो हमेशा बिगड़ैल स्वभाव का था, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। बेशक दोनों समूहों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें लियाओ बिन अकेला था और कई लोग दूसरी तरफ थे। ये स्पष्ट था कि नुकसान किसका होगा। झाओ वेंजिन ने सड़क के उस पार झगड़े की आवाज़ें सुनी, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार लियाओ जिया की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब सबसे महत्वपूर्ण काम बच्चे को लेने जाना था। लियाओ जिया ने झाओ वेंजिन को देखा और फिर देखा कि वह एक कुत्ते को टहला रही थी। माँ, क्या आपने ऐसा कुत्ता चुना जिससे आप संतुष्ट हैं? उसने पहले भी झाओ वेंजिन से कुत्ता पालने की इच्छा के बारे में सुना था, जिसके लिए कई शर्तें थीं, और उसने सोचा था कि यह निकट भविष्य में संभव नहीं होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो उसने सोचा था कि नहीं किया जा सकता था, वह अब पूरा हो गया। लियाओ जिया केवल इतना कह सका कि झाओ वेंजिन के लिए असंभव कार्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी। झाओ वेंजिन ने लियाओ जियायू के हुआ के प्रति स्नेह को देखा और हुआ की स्थिति का परिचय देते हुए उत्साह से चला गया। लड़कियों का दिल नर्म होता है, उसने सोचा, और हुआ की स्थिति को जानते हुए उसका दिल उस छोटे जीव के लिए दुखी हो गया। उसने हुआ को गले लगाया और उसे चुंबनों से भर दिया। अब से तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं निश्चित रूप से तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। माँ और बेटी कुत्ते को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ी। उन्हें सड़क के उस पार हो रहे शोरगुल का कोई पता नहीं था। वास्तव में क्या कोई भी व्यवधान हुआ के साथ बातचीत करने या भोजन के लिए घर लौटने के महत्व से मुकाबला कर सकता है? जब वे दोनों घर पहुंचे तो लियाओ काई ने उन्हें देखा और जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना शुरू कर दिया और हुआ के लिए एक विशेष व्यंजन बनाना और उसे उसके कटोरे में रखना नहीं भूला। ओह, वैसे लियाओ काई अब तलाकशुदा है, लियाओ काई ने बताया। उसे आज झांग झाओदी का फोन आया था। तलाकशुदा? क्या उसे बहुत पहले ही तलाक नहीं दे देना चाहिए था? झाओ वेंजिन ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। कई दिन हो गए थे और फैंग लिली ने कहा था कि वह अगले दिन तलाक के लिए अर्जी दायर करेगी। हाँ, अगले दिन फैंग लिली ने अपने कपड़े पैक किए और चली गई, उन्होंने बताया। तब लियाओ जुन को पछतावा हुआ। वह पुनर्विवाह करना चाहता था। लियाओ काई ने कहा। वह स्थिति का आकलन करने में अनिश्चित था। तलाक के तुरंत बाद पछतावा हो रहा है। झाओ वेंजिन खुद को हंसने से नहीं रोक सके। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उनकी संभावनाएं अच्छी हैं कि पुनर्विवाह जल्दी हो जाएगा? आपके माता पिता और आपके भाई को लगता है कि लियाओ बिन पर्याप्त अच्छा नहीं है, इसलिए क्यों न एक युवा लड़की ढूंढी जाए और एक और बच्चा पैदा किया जाए? उसने व्यंग्यात्मक रूप से सुझाव दिया। यदि मुख्य खाता बर्बाद हो गया है तो बस एक उप खाता खोलें। हालांकि उसने सोचा कि मुख्य खाते का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया है, लेकिन यदि एक उप खाता बनाया गया तो यह संभवतः एक और विफलता होगी। हालांकि ऐसे विचारों को अपने तक ही रखना और उन्हें व्यक्त न करना ही बेहतर है। ये वास्तव में बहुत निराशाजनक है। लियाओ काई और उनकी बेटी के आकलन ने झाओ वेंजिन को हंसा दिया। लियाओ जियायू ने अब व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माँ, क्या आपको लगता है कि उप खाता असफल नहीं होगा? क्या होगा अगर यह मुख्य खाते से भी अधिक निराशाजनक साबित हो? लियाओ जियायू को लगा कि संभावनाएं असाधारण रूप से अधिक थीं।
इस बारे में झाओ वेंजिन ने एक पल के लिए सोचा, ये ठीक है, यह आपके चाचा का बोझ है, हमारा नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्य खाते से अच्छी राशि नहीं जुटाई गई थी। वह अपना सबक सीखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपखाता वही गलतियां न दोहराए। यदि लियाओ जुन उपखाते में अधिक दिल लगाते तो शायद उन्हें एक और असफलता नहीं मिलती, और भले ही बच्चा उत्कृष्ट प्रदर्शन न कर पाता, फिर भी वे निश्चित रूप से लियाओ बिन से बहुत बेहतर होते। इस परिकल्पना के संबंध में लियाओ जियायू को टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लियाओ बिन, जो अपने माता पिता को सबसे अच्छी तरह जानते थे, ने कहा, मेरे माता पिता बच्चे को शिक्षित करने और उसके पालन पोषण के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। झांग झाओदी की और अधिक शिकायतें सुनने के बाद लियाओ काई ने आज शिकायत की, उन्हें चिंता है कि उनके बच्चे भरोसेमंद नहीं होंगे। इस बार मामला सिर्फ उस पर कर्तव्यहीन पुत्र होने का आरोप लगाने का नहीं था, बल्कि उसने अपनी शिकायतों में लियाओ जुन, लियाओ जुवान और यहाँ तक कि लियाओ काई को भी शामिल कर लिया। वे बेटे पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वे अपनी उम्मीदें पोते पर लगा रहे हैं। झाओ वेंजिन आश्चर्यचकित था। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि जीवन में व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए। कई कार्य पूरे करने के बाद कुछ लोग जीवनसाथी ढूंढ लेते हैं, जीवन भर अकेले रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं या उनके कोई बच्चे नहीं होते। लेकिन एक अच्छा जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है हाथ में पैसा और संतुलित मानसिकता रखना। तभी कोई व्यक्ति वास्तव में अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकता है। लियाओ जियायू को यह सुनना अच्छा नहीं लगा और वह स्पष्ट रूप से अप्रसन्न थी। माँ, आपको अकेले क्यों रहना पड़ता है? मुझे पता है कि मेरे पिता विश्वसनीय नहीं हैं। लियाओ जियायू ने कई बार लियाओ काई को गुस्से से घूरा और अपनी माँ के दिल के दर्द और उसके बाद आने वाली समस्याओं के लिए उन्हें दोषी ठहराया। ये वही था, ये वही होना था। हालांकि लियाओ जियायू को यह स्वीकार करना पड़ा कि हाल के दिनों में लियाओ काई उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी कि उसने अतीत में उसके और उसकी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। लियाओ काई ने अपनी नाक भींच ली, क्योंकि उसे पता था कि जब झाओ वेंजिन इस तरह बोल रहा था तो चीज़ें अच्छी नहीं थीं और लियाओ जियायू को प्रतिक्रिया देनी ही थी। मैं अब से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण हरकतें ही थीं जिनके कारण झाओ वेंजिन उससे निराश हो गया था। पिता और बेटी को उसे खुश करने की कोशिश करते देख झाओ वेंजिन हंसे, ये ठीक है, वास्तव में ये ठीक है। मैं बस थोड़ा सोच रही हूँ। झाओ वेंजिन ने हुआ को गंभीरता से खाते हुए देखा और कहा, मुझे याद है कि तुम सहमत हो गए थे जियाओ यू। जब हमने कुत्ता पालिया तो आप उसे हर दिन घुमाने ले जाएंगे। मुझे याद है। लियाओ जियायू ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह जानती थी। ठीक है, आप कल से कुत्ते को टहलाना शुरू करेंगे। झाओ वेंजिन ने यह भी संकेत दिया कि भत्ता बढ़ जाएगा। लियाओ जियायू ने पहले ही झाओ वेंजिन से अपना भत्ता बढ़ाने के लिए कहना छोड़ दिया था। आखिरकार हुआ इतनी समझदार और प्यारी थी कि उसे अधिक जेब खर्च नहीं मिलता था तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे लें, किया गया वादा निभाना जरूरी होता है। एक योग्य माता पिता होने के नाते वादे पूरे करना जरूरी था। लियाओ जियायू को पता था कि झाओ वेंजिन के पास पैसा है और उसने उससे बहस नहीं की। लियाओ काई को पता था कि अच्छे हाई स्कूल में प्रवेश पाने के लिए लियाओ जियायू को हर दिन देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। यदि उसे भी जल्दी उठना पड़े तो क्या ये बहुत अस्वास्थ्यकर नहीं होगा? मैं सुबह कुत्ते को टहला दूंगा और तुम शाम को ऐसा कर सकती हो। ये जानते हुए कि कुत्ते को टहलाने से बच्ची को ज्यादा जेब खर्च मिलेगा, वह उसे इससे वंचित नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं पिताजी, मैं सुबह शब्दावली याद कर सकती हूँ। लियाओ जियायू को लगा कि हालांकि अब उसके आराम का समय कम हो गया है, लेकिन यह अनुकूलन और व्यायाम करने का एक अवसर है। जब मैं हाई स्कूल में प्रवेश लूंगा तो संभवतः मैं और भी देर तक जागता रहूंगा। एक अच्छे हाई स्कूल में पढ़ने का मतलब था और भी ज्यादा दबाव का सामना करना। जब तुम हाई स्कूल में जाओगी तो मैं एक कार खरीदने की योजना बना रही हूँ। झाओ वेंजिन ने इन दिनों कुछ ड्राइविंग सबक भी लिए थे और यह कहा जा सकता है कि उसके ड्राइविंग कौशल में बहुत सुधार हुआ था। उसने सोचा कि अब कार खरीदने का समय आ गया है, इस तरह मैं जियाओयू को स्कूल भी ले जा सकती हूँ। लियाओ जियायू को आश्चर्य हुआ, हम घर के लिए एक कार खरीदने जा रहे हैं। वह जानती थी कि उन्होंने अपनी कार पहले क्यों बेची थी, क्योंकि वे उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। यदि वे अब एक खरीद लेते तो वह नहीं जानती थी कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या उन्हें फिर से कोई विचार आएगा या नहीं। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। लियाओ काई ने जल्दी ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वह बिना कार के यात्रा करने की आदत डाल चुका था। सहकर्मियों द्वारा काफ़ी समय तक चिढ़ाने के बाद उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया, क्योंकि वह काम पर गाड़ी चलाकर नहीं जाता था, फिर भी वह काफ़ी आराम से रहता था। उनकी खुशहाली दिखावे का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वे नए साल की छुट्टियों में दक्षिण की यात्रा पर गए थे और कभी कभी जब वे बाहर खाना खाते थे तो उनकी मुलाकात कई सहकर्मियों से होती थी। इससे उन लोगों को निराशा हुई जो उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। हालांकि उसके पास कार नहीं थी, फिर भी उसका दैनिक जीवन उनसे बेहतर लगता था।
शहर से बाहर यात्रा करने, अक्सर बाहर खाना खाने और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी तनख्वाह को अपनी इच्छानुसार खर्च करने की क्षमता, इससे कई विवाहित पुरुष और महिलाएं ईर्ष्यालु हो जाते थे। लियाओ काई ने अपना पिछला घमंडी और दिखावटी रवैया भी बदल दिया। हालांकि वह कभी कभी सहकर्मियों के साथ बातचीत करता था, लेकिन वह अक्सर किताबें पढ़ता था। उनकी कंपनी लगातार ऑर्डर मिलने, समय पर वेतन मिलने, तिमाही और वार्षिक बोनस मिलने से अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, जिससे जीवन काफ़ी आरामदायक हो गया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा। शायद यह अच्छा होगा, या शायद यह उन संघर्षरत व्यवसायों की तरह हो जाएगा जो बिना ऑर्डर के काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले लियाओ काई की मुलाकात कुछ सहपाठियों से हुई। बेरोजगार लोगों के संघर्षों के बारे में सुनकर उसने अपनी स्थिति पर विचार किया। उसे यह बात समझ में आ गई कि यदि उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो नौकरी पाना बहुत कठिन हो जाएगा। ये समान वेतन और लाभ वाली नौकरी खोजने का मामला नहीं था, उसे किसी कार्यशाला में भी काम करना पड़ सकता था। इस विचार से वह काफ़ी डर गया। झाओ वेंजिन द्वारा एक बार उसे नई चीज़ें सीखने और खुद को बेहतर बनाने की सलाह दिए जाने को याद करते हुए उसने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि उसने उसकी सलाह को दिल से मान लिया। यद्यपि उन्हें अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला था, फिर भी वे भविष्य के प्रति अधिक आश्वस्त महसूस कर रहे थे। झाओ वेंजिन, जिसने कार खरीदने का फैसला किया था, कार्रवाई में निपुण थी और उसने जल्दी से वह कार चुन ली जिसे वह खरीदना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करती थी, लेकिन सच तो ये था कि चुनने के लिए बहुत सारे मॉडल ही थे। यहाँ तक कि आयातित कारें भी उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं करती थीं, उसकी नज़र में वे सभी बदसूरत थीं। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसे ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जो अच्छी स्थिति में हो और उचित मूल्य पर हो। उसने जल्दी से ज़ियाली पर फैसला कर लिया। आखिरकार एक कार जो N वर्षों से टैक्सी उद्योग पर हावी थी, विश्वसनीय होने की गारंटी थी, जो इसे झाओ वेंजिन के लिए उपयुक्त विकल्प बनाती थी। जब गली के बूढ़े और जवान सज्जन बातचीत के लिए एकत्र हुए और दूर से एक नई कार आती देखी, तो उनमें से एक ने पूछा, किसके परिवार ने नई कार खरीदी है? हाल के वर्षों में कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं जबकि अन्य कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं। हालांकि बहुत से लोगों ने कार नहीं खरीदी थी, फिर भी एक या दो लोग ऐसे थे जिन्होंने खरीदी थी। सभी ने बारी बारी से अनुमान लगाया, लेकिन कोई भी सही अनुमान नहीं लगा सका। क्या ये किसी का रिश्तेदार हो सकता है? किसका रिश्तेदार नई कार खरीदेगा और घर नहीं जाएगा, बल्कि किसी रिश्तेदार के घर उसे दिखाने आएगा? आखिरकार कार खरीदना निश्चित रूप से दिखावा करने की चीज़ थी, तो क्या पहली बात यह नहीं होनी चाहिए कि घर जाकर उसकी डींगें हाँकी जाएं? सभी ने देखा कि नई कार पर लाइसेंस प्लेट नहीं थी, जिसका अर्थ था कि वह उसी दिन खरीदी गई होगी। भीड़ ने हैरानी से पूछा, अगर यह किसी रिश्तेदार की कार नहीं है तो फिर यह किसकी है? तभी झाओ वेंजिन ने कार को उसके सामान्य स्थान पर पार्क कर दिया, और पड़ोसियों ने जब देखा कि कार कहाँ रुकी हुई है तो वे दंग रह गए। ये स्थान कभी झाओ वेंजिन की कार का था, और कहा जा सकता है कि यह उनकी गली की पहली कार थी। बात बस इतनी सी थी कि अंत में उसकी शादी खराब हो गई थी और झाओ वेंजिन ने कार बेच दी थी। जब वे आपस में बुदा रहे थे तो देखने वालों ने कार से बाहर निकले व्यक्ति को देखा और सचमुच दंग रह गए। जियोजिन, आपने एक और कार खरीद ली है? क्या उसने अपनी कार बेचकर दूसरी कार नहीं खरीद ली थी? यदि ऐसा था तो उसने पिछला वाला क्यों बेचा? झाओ वेंजिन कार से बाहर निकली, उसने जहां पार्क किया था उसे देखा और पड़ोसियों का गर्मजोशी से अभिवादन किया। हाँ, जियोयू हाई स्कूल जाने वाला है, और यह निश्चित रूप से घर से बहुत दूर होगा। स्कूल आना जाना बहुत असुविधाजनक होगा, इसलिए कार होने से उसे लाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। एक बच्चे को स्कूल से लाने और छोड़ने के लिए ही उसने फिर से एक कार खरीद ली थी, जिससे वहां मौजूद लोग आहें भरने लगे और आपस में बुदबुदाने लगे। इसने झाओ परिवार की ताकत की भी पुष्टि की। जब उन्होंने देखा कि झाओ वेंजिन ने अपनी कार बेच दी है, तो उन्होंने निजी तौर पर अनुमान लगाया कि क्या वृद्ध दंपति के निधन के बाद झाओ परिवार को वित्तीय परेशानी हो रही है। अब वे एक बार फिर निश्चिंत हो सकते थे कि झाओ परिवार निश्चित रूप से वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा था। वास्तव में चीजें और भी बेहतर लग रही थीं। झाओ वेंजिन ने सभी को अलविदा कहा और घर चले गए, जहां लियाओ काई पहले से ही खाना पकाने में व्यस्त थे। उसे देखकर उसने पूछा, क्या तुमने कार खरीद ली है? झाओ वेंजिन ने सिर हिलाया, मैंने कार खरीद ली है और सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। मैं कुछ दिनों में लाइसेंस प्लेट और बाकी सब चीजें ठीक करवाने जाऊंगा। वैसे क्या तुमने नहीं बताया था कि तुम अपनी माँ से मिलने के लिए दोपहर की छुट्टी ले रहे हो? उन्होंने साथ मिलकर कार लेने की योजना बनाई थी, लेकिन लगभग दोपहर के समय झांग झाओदी ने लियाओ काई को फ़ोन किया, रोते हुए और आग्रह करते हुए कि उन्हें उसी दोपहर आना है। जब उसने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कुछ नहीं बताया। लियाओ काई बहुत खुश नहीं दिख रहा था। मैं वास्तव में इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बूढ़े लोग ठीक हैं, ये लियाओ बिन है, उस बच्चे ने कुछ बेवकूफ़ी की है। मैं तुमसे कहता हूँ, हमारा घर सचमुच कठोर और कुटिल है।
लियाओ काई और अधिक चिढ़ गया। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसे पूरी तरह से पता था कि वह बच्चा लियाओ बिन कैसा है। उसने जाकर कुछ लोगों को इकट्ठा किया और शियाओ यू को धोखा देने की योजना बनाई। और उनमें मुझसे ये कहने का साहस है कि लियाओ बिन तो बस एक बच्चा है और यदि संभव हो तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। यह विचार कि उन्होंने वास्तव में लियाओ जियायू को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। झाओ वेंजिन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे माफ कर दो, यह असंभव है। मैंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी और मैं पहले ही बहुत उदार हो चुका हूं, क्योंकि हम सभी रिश्तेदार हैं। लेकिन ये घटना, क्या तुम्हारे माता पिता को इसे छिपाकर नहीं रखना चाहिए था? वे इसे कैसे जाने दे सकते हैं? अच्छी खबर बेशक सभी के साथ साझा की जानी चाहिए ताकि अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। स्वाभाविक रूप से बुरी खबर को बाहर नहीं आने देना चाहिए, खासकर जब वह उनके सबसे प्रिय पोते से संबंधित हो। अब इसकी रिपोर्ट करने की जहमत मत उठाओ, लियाओ बिन पहले से ही बंद है। लियाओ काई ने खुलासा किया। वह जानता था कि लियाओ बिन बेकार था, लेकिन उसने ये कल्पना नहीं की थी कि कोई व्यक्ति इस तरह से बदल सकता है। बंद कर दिया गया। झाओ वेंजिन समझ गया, क्या ये बेवकूफ़ रिहा होना चाहता है और उन्हें हमसे माफ़ी का बयान चाहिए। इससे ये समझा जा सकता है कि झांग झाओदी क्यों लियाओ काई की वापसी के लिए इतने उत्सुक थे। लियाओ काई ने सकारात्मक स्वर में कहा, यही इसका सार है। पत्नी, चिंता मत करो, मैंने उस चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लियाओ काई ने सुनिश्चित किया कि वह तैयार था, लेकिन जब उसने सुना कि लियाओ जुन वास्तव में लियाओ जिया को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, तो उसका चेहरा बहुत बुरा हो गया। यह अच्छा है कि आपने हस्ताक्षर नहीं किए, अन्यथा। झाओ वेंजिन का गुस्सा बढ़ता गया और उसने कहा, क्या आपके भाई को इसके बारे में पता है? मेरी माँ कहती है कि वह ऐसा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि वह शायद ऐसा करता है। आमतौर पर जब ऐसी कोई घटना होती है तो बच्चे के माता पिता को सबसे पहले सूचित किया जाता है। ये बात तर्कसंगत नहीं थी कि बच्चे के दादा दादी को इसकी जानकारी दी जाए, न कि माता पिता को। जैसे ही झाओ वेंजिन ने लियाओ काई के विश्लेषण पर सहमति जताई, उसने टिप्पणी की, बुरा नहीं, कम से कम आप जानते हैं कि अपने दिमाग का उपयोग कैसे करना है। रात के खाने के बाद तुम जियाओ यू को लेने जाओ और मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने जाऊंगा। झाओ वेंजिन शर्त लगाने को तैयार था कि लियाओ जुन को स्थिति के बारे में पता था और उसने झांग झाओदी द्वारा माफ़ी का बयान देने के लिए उनसे मिलने की भी मंजूरी दे दी थी। एक पिता के रूप में अपने बच्चे के इरादों को जानते हुए भी आगे आकर अपना रुख स्पष्ट न करना या माफ़ी न मांगना शांति का दिखावा करने जैसा है। झाओ वेंजिन उस बुलबुले को फोड़ने वाला था। तुम मेरे भाई को ढूंढने जा रहे हो? लियाओ काई जानता था कि झाओ वेंजिन लियाओ जुन से क्यों मिलना चाहता था। हाँ, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, वरना ये बहुत घिनौना होगा। तुम्हारा भाई, उसकी उम्र 40 के करीब होने से मूर्ख मत बनो, वह वास्तव में एक बच्चे से ज़्यादा अलग नहीं है, उसने आगे कहा। इतने बड़े मुद्दे के साथ लियाओ बिन को जेल में डाल दिया गया है, वह माफ़ी मांगने में असमर्थ है। मुझे संदेह है कि वह सोचेगा कि उसने गलत किया है। लियाओ काई कभी भी गलती स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इसके बारे में सोचिए भी नहीं। लेकिन क्या एक पिता के रूप में लियाओ जुन समझदारी की कुछ अभिव्यक्ति नहीं करना चाहेंगे? झाओ वेंजिन ने गुस्से में कहा, वह सोचता है कि वह अपनी माँ के पीछे छिप सकता है और ठीक रह सकता है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे भाई को कम से कम थोड़ी बहुत समझ तो है, लेकिन अब लगता है कि मैंने उसे ज़्यादा ही आंक लिया था। वह उन लोगों में से एक है जो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। झाओ वेंजिन ने लंबे समय तक लियाओ काई को घूरते हुए कहा, यह वास्तव में अशुभ है। ये काफ़ी बुरा नहीं है कि एक परिवार में एक या दो काली भेड़ें हैं, लेकिन आपके परिवार में हर कोई एक के बाद एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। झाओ वेंजिन इतनी नाराज़ थी कि उसने अब खाने की भी परवाह नहीं की। मैं बाहर जा रही हूँ, बस हमारी बेटी को ले जाना याद रखना। अब कार का होना वास्तव में सुविधाजनक था। लियाओ जुन के कार्यस्थल तक जाने में अधिक समय नहीं लगता था। वेट्रेस ने झाओ वेंजिन को कार से बाहर निकलते देखा। उसने अनुमान लगाया कि वह भोजन करने आई है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब झाओ वेंजिन ने सीधे पूछा, क्या शेफ लियाओ जुन आज काम कर रहे हैं? वेटर ने अपने सामने झाओ वेंजिन को देखा और याद किया कि लियाओ जून और फैंग लिली का तलाक अचानक हुआ था, वास्तव में बिना किसी चेतावनी के संकेत के। ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हालांकि वेटर आश्चर्यचकित था, उसने यह नहीं दिखाया, वह काम पर है। कृपया उसे मेरे लिए बुलाएं, धन्यवाद। बस उसे बता दो कि उसके भाई की पत्नी उसे ढूंढ रही है। अगर वह बाहर नहीं आना चाहता तो उससे कह दो कि मुझे उसके सुपरवाइजर से बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। झाओ वेंजिन ने मुस्कुराते हुए बहुत ठंडे शब्द कहे। वेटर को उम्मीद नहीं थी कि आगंतुक लियाओ जुन के भाई की पत्नी होगी। उसे याद आया कि फैंग लिली ने एक बार कहा था कि उसके देवर ने जिस पत्नी से विवाह किया था वह मूर्ख थी, धनवान लेकिन फिर भी मूर्ख। क्या यह महिला वह हो सकती है? लेकिन चाहे वह किसी भी तरह से देखे, उसे वास्तव में कोई मूर्खता नजर नहीं आती थी।
भूल जाओ, फैंग लिली ने जो कुछ भी कहा उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लियाओ जुन रसोई में व्यस्त था और इस बात पर विचार कर रहा था कि उस दिन बूढ़ी महिला और लियाओ काई के बीच बातचीत कैसी रही होगी। जब उसने सुना कि कोई उसे ढूंढ रहा है, विशेष रूप से उसके भाई की पत्नी को, तो लियाओ जुन की अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। बहुत बढ़िया, सबसे खराब स्थिति घटित हो चुकी थी। वह सचमुच चिंतित था कि झाओ वेंजिन प्रकट हो सकता है। वह पहले से ही कई महीनों में उनसे असंतुष्ट था और अब ये घटना घटी। उन्होंने शुरू में झांग झाओदी से कहा था कि वह लियाओकाई को वापस बुलाकर माफी पत्र पर हस्ताक्षर करें, जिससे सब कुछ हल हो जाता। लेकिन लियाओकाई, ये कितना निराशाजनक मामला था, वह अपनी पत्नी को भी काबू में नहीं रख सका। मैं अभी खाना बना रही हूँ। लियाओ जुन बेशक बाहर नहीं जा सकता था, बाहर जाने का मतलब था डांट खाना। यह एक गंभीर मुद्दा लग रहा था, अन्यथा वह ऐसा नहीं कहती। वेटर ने संदेश दिया, उसने कहा है कि यदि आप बाहर नहीं जाएंगे तो वह आपके सुपरवाइजर को ढूंढ लेगी। अरे नहीं, यदि यह अतीत में हुआ होता तो वह जवाब देने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन अब वह पराजित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह वास्तव में ऐसा कुछ कर सकती थी। कोई विकल्प न होने के कारण वह हॉल में चला गया और तुरंत झाओ वेंजिन को वहां खड़ा देखा, और निश्चित रूप से फैंग लिली उसके बगल में थी। यद्यपि वे अब भी एक ही यूनिट में काम करते थे, लेकिन तलाक के बाद उनकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। जब भी संभव होता वे एक दूसरे से बचते थे। लियाओ जुन पीछे मुड़कर जाना चाहता था, लेकिन झाओ वेंजिन ने उसे देख लिया। लियाओ जुन, चूंकि मैंने फैंग लिली को यहाँ देखा है, इसलिए मुझे उसे ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल गया है। हालांकि आप तलाकशुदा हैं, फिर भी आप लियाओ बिन के माता पिता हैं। मेरा मानना है कि इस मामले पर आपका ध्यान आवश्यक है। इस अजीब तिकड़ी को देखकर सभी लोग थोड़ा उत्सुक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे एक साथ क्यों आए हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि यह लियाओ बिन के बारे में है, सभी लोग तुरंत समझ गए। फैंग लिली को इसका अफसोस हुआ। वह ये सुनकर क्यों आई थी कि लियाओ जुन के भाई की पत्नी उसे ढूंढ रही है, अन्यथा वह इतनी अजीब स्थिति में नहीं होती। लियाओ जुन ने पास आकर कहा, चलो बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। कोना चलेगा? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। जितनी जल्दी हमारी बातचीत खत्म होगी उतनी जल्दी मैं जा सकूंगा। लियाओ जुन हॉल के कोने में बात करने को लेकर उत्साहित नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। झाओ वेंजिन ने जोर दिया। लियाओ जुन सहमत होने के अलावा और क्या कर सकता था। वे तीनों कोने में चले गए। क्या आप जानते हैं कि लियाओ बिन ने मेरी बेटी लियाओ जियायू का अपहरण करने की योजना बनाई थी? क्या? तलाक के बाद से फैंग लिली ने लियाओ परिवार के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था जिसमें लियाओ बिन से संबंधित कोई भी मामला शामिल था। वह पुनः उससे संबंधित कुछ सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, और मामला बहुत गंभीर था। वह सचमुच स्तब्ध थी। झाओ दी ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लियाओ जुन ने ऐसा दिखावा करने की कोशिश की जैसे वह इसके बारे में पहली बार सुन रहा हो। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर मामला है, निश्चित रूप से अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। यह मत कहो कि तुम्हें नहीं पता था, लियाओ जुन, झाओ वेंजिन ने ठंडे स्वर में कहा। लियाओ जुन के पास जवाब देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फैंग लिली लियाओ बिन का बचाव करने वाली थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा कमजोर लोगों को धमकाता है, लेकिन ताकतवर लोगों से डरता है। फिर भी वह कुछ गैरकानूनी काम नहीं करेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़के ने वास्तव में कुछ अपमानजनक काम किया था। क्या इसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है? अपने बेटे के प्रति निराशा के बावजूद फैंग लिली को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कृत्य करने में सक्षम है। झाओ वेंजिन ने बताया, यह उनके समूह के बीच आंतरिक संघर्ष था जिसके कारण ये घटना घटी। कोई भी आपके बेटे को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर तुम्हें यकीन न हो तो अपने आदमी से पूछ सकती हो। तुम्हारा आदमी जानता है। फैंग लिली ने लियाओ जुन की ओर देखा, जिसने असहाय होकर उत्तर दिया, हाँ। फैंग लिली कुछ कदम पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हालांकि मुझे कारण नहीं पता, लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वह लियाओ काई से और पैसा नहीं ले सकता? मेरे नाम की संपत्ति का लियाओ बिन से कोई लेना देना नहीं है। बिना नौकरी के, सिर्फ पढ़ाई करते हुए, सारा दिन इधर उधर घूमते हुए, क्या उसे पैसों की जरूरत नहीं है? लेकिन पैसा कहाँ से आता है? एक गरीब बच्चा जिसके पास पैसा कमाने का कोई और रास्ता नहीं है, ये स्पष्ट है कि वह क्या करने के बारे में सोचेगा। अगर आप हमेशा लियाओ बिन के सामने यह न कहते कि मेरा सारा भविष्य का पैसा उसका होगा, तो क्या वह इस तरह सोचता? लियाओ बिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर घटना उजागर भी हो जाए तो कोई न कोई उसे सफाई देने में मदद करेगा। उसने पहले भी ऐसी हरकतें की होंगी, है ना? ये तो उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया थी। तुम्हें पता है कि वह इसी तरह का व्यक्ति है। लियाओ जून बेशक इसे स्वीकार नहीं करेगा, और उसने लियाओ बिन के कार्यों को समझाने की बहुत कोशिश की।
फैंग लिली चुप रही। यदि लियाओ बिन एक अच्छा बेटा होता तो वह मदद के लिए आगे आती, लेकिन ये जानते हुए कि उसका बेटा इतना निर्दयी हो सकता है, वह कैसे हस्तक्षेप कर सकती थी। वह लियाओ बिन के चेहरे पर आए उस बदसूरत भाव को कभी नहीं भूल सकती जब वह अपना सामान लेकर घर से निकली और तलाक के कागजात लेने के लिए लियाओ जून के साथ गई। यदि वह इस समय लियाओ जियायू के पीछे जा सकता है तो क्या वह उसके पीछे नहीं आएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके पास पैसा है। फैंग लिली को अपने बेटे की निर्दयता के प्रति एक नई ठंडक महसूस हुई। फैंग लिली चुप थी, लेकिन झाओ वेंजिन हंसा। लियाओ जुन, क्या आपको लगता है कि कोई भी आपकी बात पर विश्वास करेगा? शायद आप खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं करते। क्या आपका बेटा बचपन में जियाओ यू को परेशान नहीं करता था? आपका बेटा बचपन से ही मुझ पर हुक्म चलाता आया है, वह एक असभ्य व्यक्ति है। यहाँ आने से पहले मैंने इस पर गौर किया था। आपका बेटा काफ़ी समय से योजना बना रहा था और हर दिन उस जगह का जायजा लेता था। क्या कोई व्यक्ति जो लगातार जासूसी करता रहता है, उसे अचानक ऐसा विचार आ सकता है? झाओ वेंजिन ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि यह आवेगपूर्ण है तो मुझे लगता है कि अब से किसी भी अपराध को आवेगपूर्ण कहा जा सकता है। लियाओ जुन को पता था कि लियाओ बिन ने लियाओ जियायू के अपहरण की योजना बनाई थी, लेकिन अधिक विवरण के लिए वह वास्तव में नहीं जानता था और उसने कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई। इस बेटे के प्रति वास्तव में कोई गहरी निराशा नहीं थी, बल्कि और भी गहरी निराशा थी। वैसे भी वह वास्तव में इस मामले से खुद निपटना नहीं चाहता था। झांग झाओदी ने कहा था कि वह इसे संभाल लेंगी। मुझे भी लगता है कि जियाओ बिन को सबक सीखना चाहिए, लेकिन माँ ने कहा, उन्होंने कहा, जियाओ बिन अभी भी छोटा है और अगर उस पर ऐसा कलंक लगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लियाओ जुन अब सब कुछ झांग झाओदी पर थोप रहा था, ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वह पूरी तरह से निर्दोष हो। हाँ, उसका जीवन बर्बाद हो गया है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर वह सफल हो गया तो जियाओ यू का क्या होगा? उन्होंने कहा कि लियाओ बिन ने जियाओ यू को अपवित्र करने का प्रस्ताव रखा था। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए झाओ वेंजिन लियाओ बिन को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, लियाओ बिन जो अभी भी आपकी नज़र में एक बच्चा है, वास्तव में जिम्मेदारी लेने के लिए पर्याप्त बड़ा हो गया है। उसे जेल जाना चाहिए। हालांकि कोशिश नाकाम रही, लेकिन झाओ वेंजिन को जवाब मिला कि उसे ज़रूर मुफ्त खाना मिलेगा। क्या? लियाओ जुन दंग रह गया। नहीं, यह इतना गंभीर नहीं हो सकता। यही है ना, ये सफल नहीं हुआ, बस थोड़ी सी शिक्षा की जरूरत थी, है ना? जो कुछ उसने पहले सीखा था उसमें इतनी बड़ी विसंगति कैसे हो सकती है? लियाओ जुन सचमुच हैरान रह गया और अंदर ही अंदर घबरा गया।